मुझे बताइएगा कि जब आप मेरी स्क्रीन जो है वो व्यू कर रहे हैं। ठीक हो गया? ओके, और ठीक हो गया। चलें, हाइड मीटिंग, चलें। अच्छा देखें, आज मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या चीज़ कवर करनी है। हाँ, लेक्चर को मैं डाल देता हूँ। ठीक है। देखिए, थोड़ा सा कोर्स को मैं देखूं तो कोर्स में एनमैप के ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में टाइम स्पेंड किया है, और आज भी एनमैप की कुछ एडवांस चीज़ों को मैं कवर करवाऊंगा फ्रॉम द वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। लेकिन आज का जो हमारा जो मेन जो लेक्चर है वो वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के हवाले से है, कि हम वल्नरेबिलिटीज को किस तरीके से स्कैन करते हैं विद द हेल्प ऑफ नीसेस एंड विद द हेल्प ऑफ एनमैप एज वेल। और इसके अलावा आगे मैंने कुछ चीज़ें कवर करा दी हुई हैं ख़ासतौर पर मैन इन द मिडिल अटैक सेक्शन के अंदर, ख़ासतौर पर आर्ट स्पूफिंग जो है, डीएनएस स्पूफिंग अगेन एक नेटवर्क रिलेटेड टॉपिक है, इसका भी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा। वार्शाप टीसीपीडीएम हम गाहे बगाहे हम यूज़ करते रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर डिटेल में मैं कहूँगा आप लोगों आप कहेंगे तो मैं इसको जो है लेक्चर को रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है हम सबसे पहले उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है वो सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं जो कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये लेक्चर बेसिकली मैंने लास्ट जो आई गेस वेडनेसडे जिस दिन बारिश हो गई थी, लाइट का मसला था, बारिश तो चली रही थी, उस दिन मैंने इसको रखा था शेड्यूल के मुताबिक, लेकिन आज 26 को ये डिलीवर हो रहा है। देखिए, वल्नरेबिलिटीज के हवाले से आई गेस सबको अब इंफॉर्मेशन, रुको मैं इसको फाइल को सेव कर लेता हूँ, सेव एज। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 10 है, राइट? जी, लेक्चर 10। ठीक है। ओके। सो वल्नरेबिलिटी जो है, एज फार एज द डेफिनेशन इज कंसर्न, गिव मी 1 सेकंड, इसकी वायर निकली हुई है, राइट? वल्नरेबिलिटी इज एक्चुअली एनी वीकनेस इन द सिस्टम। कोई भी आपके सिस्टम के अंदर जो वीकनेस है, दैट इज नोन एज वल्नरेबिलिटी, राइट? अब जो वीकनेस है वो किसी भी पॉइंट ऑफ किसी भी तरीके की हो सकती है, वो सॉफ्टवेयर के हवाले से भी हो सकती है, कोई मिस कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकती है, कोई वीक पासवर्ड भी हो सकते हैं, एनीथिंग। तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट क्या है? वल्नरेबिलिटी असेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वल्नरेबिलिटी, आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन एनालाइजिंग द वल्नरेबिलिटी, और उसके बाद जब आपने वल्नरेबिलिटी को एनालाइज कर लिया तो उसके बाद प्रायोरिटाइजिंग दी वल्नरेबिलिटी, कि वल्नरेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करना है कि इस वल्नरेबिलिटी से क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में IAP रखा है, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस एंड प्रायोरिटाइजेशन। ठीक है। और इसके लिए जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हैं, और जिसके अंदर हम डिफरेंट टूल्स भी यूज करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा हम मैनुअली ये मैनुअल असेसमेंट भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है। और चूंकि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का जो ताल्लुक है वो सिर्फ नेटवर्क या सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ नहीं है, सर्वर के साथ नहीं है, इसके अंदर आपके पास बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख भी दूँ साथ में, जैसे कि आपके पास नेटवर्क डिवाइसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमारे पास अमूमन जो सर्वर्स आते हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। और अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्लाउड बेस्ड है, ठीक है, तो क्लाउड भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, अगर क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है तो। देन अंदर आपकी एप्लीकेशंस भी आ जाती हैं,
उनकी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, ठीक है। इसके बाद फिर आपके पास नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर राउटर्स, फायरवॉल, स्विचेस, वाईफाई कंट्रोलर्स, वायरलेस एक्सेस कंट्रोलर्स जो हैं वो तमाम जो हैं चीज़ें शामिल हो जाती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपके पास सर्वर्स है हो गए आपके, ठीक है, वर्चुअल एसेट्स हो गए, वर्चुअल मशीन्स हो गई, और इसके अलावा क्लाउड बेस्ड अगर सर्वर्स हैं या क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो भी शामिल हो जाएगा। एप्लीकेशंस भी हैं, डेटाबेसेस भी हैं, ठीक है। और इसके अलावा वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के अंदर आपके डिफरेंट प्रोसेसेस भी होते हैं, उनके अंदर भी वल्नरेबिलिटीज अमूमन पाई जाती हैं, तो वो भी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट ही का कैटेगरी के अंदर शामिल होती हैं। और अगर आप इसको कलेक्टिवली देखें बिगर पिक्चर के अंदर, तो हम इसको गैप एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, कि आप गैप आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के अंदर और आपकी जो सिक्योरिटी की जो पॉलिसी है उसके दरमियान। ठीक है, गोल क्या गोल क्या वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का। ठीक है, अच्छा, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जो है वो बहुत सारी उसके वजूहात, रीजन हो सकते हैं। एक तो रीजन ये हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत बैडली डेवलप हुई है और उसके अंदर बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज या सिक्योरिटी वीकनेसेस मौजूद हैं। ये एक कॉमन वजह होती है, लेकिन इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन या हमारे जो सॉफ्टवेयर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं या हमारी नेटवर्क डिवाइसेस हैं या हमारे डेटाबेसेस हैं, सही है, उनके अंदर अमूमन ये देखा जाता है कि मिस कॉन्फ़िगरेशन जो है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होती है कि आपने उन सॉफ्टवेयर को बहुत ही बुरे तरीके से, बहुत ही जिसको आप कह नाइव तरीके से आपने उसको कॉन्फ़िगर किया होता है। परमिशंस को आपने फॉर एग्जांपल प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया हुआ। जैसे कभी रिसेंटली उस दिन जो बात बता रहे थे अभी, डॉक्टर कौन, क्या नाम, डॉक्टर उमर साहब जो है, जो हमदर्द यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो उनको हम लोगों ने एक एप्लीकेशन को असेस किया, तो उसके अंदर पता ये चला कि जो बेसिकली वो इन कौन सा वेब सर्वर था, उसके ऊपर कोई इन्वायरमेंट की जो फाइल है वो पब्लिकली एक्सपोज है। ENV की जो फाइल थी वो पब्लिकली एक्सपोज हुई हुई थी और उस फाइल के अंदर उनके डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स, उनके एप्लीकेशन के क्रेडेंशियल्स, सारी चीज़ें थी मौजूद ना। और वो एप्लीकेशन जो PHP का जो फ्रेमवर्क है लारावेल इसमें बिल्ड हुई हुई थी। ठीक है, तो मिस कॉन्फ़िगरेशन जो कि दरअसल एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से होती है, या आजकल इस रोल को आप ट्रांसफॉर्म करके लेकर जा चुके हैं डेवऑप्स इंजीनियर की तरफ, ठीक है, उसकी तरफ से होती है। फिर आउटडेटेड सॉफ्टवेयर, जो कि एक अगेन बहुत बड़ा मसला है वल्नरेबिलिटी का, जो बेसिकली स्पेक्ट्रम है इसको इंक्रीज करने के लिए, खास तौर पर जब आपके पास बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जिसमें आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं, बहुत सारे नेटवर्क की डिवाइसेस भी हैं और बहुत सारे सर्वर्स भी हैं, राउट, और बहुत सारी एंड कंप्यूटर्स हैं, एंड डिवाइसेस भी हैं, ठीक है, यानी डेस्कटॉप मशीन्स भी हैं। तो वहाँ पर आउटडेटेड सॉफ्टवेयर जो है ना वो एक कॉमन इशू है। आपके पास फायरफॉक्स चल रहा है, उसका वर्जन आ गया है, आई क्रोम है उसका न्यू वर्जन आ गया है, या विंडोज़ अगर चल रही है तो विंडोज़ में आपने पैचेस आपने सही तरीके से इंस्टॉल किए हैं या नहीं किए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मसला है कि लार्ज नेटवर्क के अंदर जो पैच मैनेजमेंट है वो एक बहुत मेजर बॉटलनेक बन जाती है सिक्योरिटी पोस्टर को इम्प्रूव करने में। और पैच मैनेजमेंट के फिर डिफरेंट सॉफ्टवेयर टूल्स भी आते हैं जिसके ज़रिए से अमूमन फिर पैच मैनेजमेंट की जाती है, और उसके लिए पूरा एक अलग, समझ लीजिए कि चैप्टर है, वो एक अलग पूरा टॉपिक है कि किस तरीके से आप एफिशिएंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंट पैच मैनेजमेंट का प्रोसेस रन कर सकते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्टिविटी जो हमारा जो फोकस है खासतौर पर ऑफेंसिव साइड के ऊपर इस कोर्स के अंदर, उससे हटकर थोड़ा सा डिफेंसिव या प्रोसेस मैनेजमेंट की तरफ बात आ जाती है। वीक क्रेडेंशियल्स अगेन एडमिन 1 2 3, एडमिन ABC XYZ,
अगेन दिस इज वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ वल्नरेबिलिटी। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये कि जब हम वल्नरेबिलिटी को डिस्कवर कर लेते हैं, सही है, और उसको एनालाइज भी कर लेते हैं, और कुछ केसेस के अंदर हम वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके भी देखते हैं, जो कभी मैं आगे चल के बताऊंगा कि वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइटेशन क्या चीज होती है, सही है। तो आपका जो बीइंग एज अ एथिकल हैकर, बीइंग एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, आपका काम इतना नहीं होता कि आपने सिर्फ वल्नरेबिलिटी को डिस्कवर किया, ठीक है, और आपने बता दिया भाई ये वल्नरेबिलिटी है। यू हैव टू प्रोवाइड द सोल्यूशन एज वेल, ठीक है, यू हैव टू प्रोवाइड द रिमीडिएशन एज वेल, ठीक है। तो ये एक अगेन काफी इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है, क्योंकि वल्नरेबिलिटी को डिस्कवर करने में जितना वक्त लगता है उससे कई गुना ज्यादा वक्त जो है वो वल्नरेबिलिटी को फिक्स करने में लगता है लार्ज नेटवर्क के अंदर, जहां पर आपके पास प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर आपकी एप्लीकेशन या आपके सर्वर्स या आपकी डिवाइसेस जो हैं वो डिप्लॉय हुई हुई हैं, ठीक है। वाई इम्पोर्टेंट इन एथिकल हैकिंग? देखिए, रिकॉन प्लस वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, ये दो मेन हमारे पास समझ लीजिए कि पिलर्स हैं, ठीक है, जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर अपना मेन रोल प्ले करती हैं, ठीक है। रिकॉनेसेंस प्लस वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। रिकॉनेसेंस का मतलब इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इन्वेंट्री बिल्ड करना, एसेट्स की आइडेंटिफिकेशन, वो तमाम चीज़ें जो हैं आप अमूमन रिकॉनेसेंस फेज के अंदर कवर कर लेते हैं। और उसके बाद जब आपने इंफॉर्मेशन को गैदर कर लिया एज मच एज पॉसिबल, उसके बाद फिर आपने वीए का प्रोसेस को इन्वोक किया, उस प्रोसेस को लॉन्च किया। अब वो ऑटोमेटिक टूल्स से कर रहे हैं, मैनुअल, अभी हम वो सारी चीज़ें को डिस्कस भी करेंगे, ठीक है, बट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। 90% ऑफ द ब्रीचेस एक्सप्लॉइट नोन वल्नरेबिलिटीज, ठीक है। देखिए, अमूमन ये होता है कि जीरो डे, क्या आपने नाम शायद सुना हो, ठीक है, क्या आप लोग इनपुट देना चाहेंगे कि जीरो डे क्या चीज होती है? आप इनपुट देना चाहेंगे, अहाद एंड बिलाल, व्हाट इज अ जीरो डे? ओके, राइट, ठीक है। देखिए, जीरो डे, ठीक है, जीरो डे सिक्योरिटी इन्फोसेक डोमेन के अंदर एक बहुत ही ज्यादा जो है ना वो इलीट या बजवर्ड समझा जाता है, ठीक है। इलीट इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ और बजवर्ड भी इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी वजह यह है कि दोनों टर्म्स में एक साथ यूज कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे आप काम करते हैं, तो वहां पर जो सिक्योरिटी वेंडर जो होते हैं वो अपनी जो प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, तो कहते हैं कि देखें हमारी जो सिक्योरिटी प्रोडक्ट है उसके अंदर जीरो डे डिटेक्शन की कैपेबिलिटी मौजूद है, और ये सबसे टॉप नॉच है, वगैरह वगैरह। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जीरो डे अटैक या जीरो डे होती क्या चीज़ है। देखिए, जीरो डे का मतलब ये है कि लेट सपोज कोई भी सॉफ्टवेयर है, आप बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट का जो ब्राउजर है एज, ठीक है। इस एज ब्राउजर के अंदर या क्रोम या फायरफॉक्स या किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, या किसी नेटवर्क डिवाइस के अंदर, किसी सर्वर के अंदर, ठीक है, किसी भी चीज के अंदर अगर कोई वल्नरेबिलिटी डिस्कवर हो जाती है, ठीक है, और उस उस प्रोडक्ट का जो ओईएम है,
OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, उस प्रोडक्ट का, उस एप्लीकेशन का, उस डिवाइस का OEM जो है, उसने अगर उस वल्नरेबिलिटी का पैच रिलीज नहीं किया, उसका फिक्स प्रोवाइड नहीं किया, तो वो वल्नरेबिलिटी असल में जीरो डे कहलाती है। ठीक है, समझ में आई बात? लेट सपोज एज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर है, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट और एज के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी डिस्कवर हो गई है, और अभी हम देखेंगे कि भाई वल्नरेबिलिटी जब डिस्कवर होती है तो वो उसका रिपोर्टिंग का क्या प्रोसेस वगैरह होता है, कहाँ पर रिपोर्ट होती है, व्हाट इज CVE एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो जब ये कोई वल्नरेबिलिटी डिस्कवर हो जाती है तो उसके दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो वाइट हैट हैकर जब उस वल्नरेबिलिटी को, यानी एथिकल हैकर्स जो हैं या सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स उस वल्नरेबिलिटी को डिस्कवर करते हैं, तो वो बाकायदा जो उस प्रोडक्ट का, उस एप्लीकेशन का जो OEM है, इन दिस केस माइक्रोसॉफ्ट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसको वो वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट करते हैं। और वो वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट करने के बाद इवन जब तक माइक्रोसॉफ्ट उसका पैच रिलीज नहीं कर देता, एक व्हाइट हैट हैकर या बग बाउंटी के अंदर भी अमूमन ये प्रैक्टिस फॉलो की जाती है, वो उस वल्नरेबिलिटी का ना ही क्रेडिट लेता है, ठीक है, और ना ही उसको पब्लिकली रिलीज करता है। जीरो डे क्या होता है कि एक वल्नरेबिलिटी जो है वो डिस्कवर हो गई है, और उस वल्नरेबिलिटी का जो है OEM ने अभी तक पैच रिलीज नहीं किया। और अगर वल्नरेबिलिटी डिस्कवर हो गई है और मुझे और आपको भी पता चल गई है और मैंने नहीं, फॉर एग्जाम्पल आप में से या मैंने उस वल्नरेबिलिटी को डिस्कवर नहीं किया था, तो इसका मतलब ये है कि किसी और ने वो वल्नरेबिलिटी डिस्कवर की और हमें पता चल गया। इसका मतलब ये है कि वो वल्नरेबिलिटी अब जो है वो हिडन नहीं रही, वो पब्लिकली अवेलेबल है। अब वो वल्नरेबिलिटी चूंकि पब्लिकली अवेलेबल है, पब्लिकली वो एक्सपोज हो चुकी हुई है वो वीकनेस, एंड द OEM हैज नॉट रिलीज द पैच फॉर दैट वल्नरेबिलिटी, देन वी कॉल इट अ जीरो डे। ठीक है, तो ये इसकी एक कंप्लीट अंडरस्टैंडेबल डेफिनेशन है कि जीरो डे क्या होता है। और ये अमूमन जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशन में, माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स के अंदर, राउटर्स फायरवॉल्स के अंदर अमूमन ये चीज़ें डिस्कवर होती रहती हैं। तो जितने हमारे पास जो लेटेस्ट जो सिक्योरिटी के जो सॉल्यूशंस हैं, दे क्लेम, अगर वो डिटेक्शन के जो सॉल्यूशंस हैं तो वो, उनका क्लेम ये होता है कि वो जीरो डे को डिटेक्ट कर लेते हैं और फिर उसको प्रोटेक्ट भी कर देते हैं। और जो उनके जो प्रोटेक्शन के जो सॉल्यूशंस है, उनका फिर क्लेम होता है कि वो प्रोटेक्ट भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप वेब की बात कर लें, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, ठीक है, तो वेब क्या अमूमन जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है, और खासतौर पर अगर वेब वेंडर की अगर कोई बात कर लें, ठीक है, तो वो जब वेब को पिच करते हैं तो कहते हैं जी, अगर मिसाल के तौर पर अगर अपाची वेब सर्वर के अंदर या IIS वेब सर्वर के अंदर कोई जीरो डे डिस्कवर भी हो जाता है, तो हमारी वेब चूंकि फ्रंट एंड पर मौजूद है तो वो उसको ब्लॉक कर देगी, उस जीरो डे को एक्सप्लॉइट होने से बचा लेगी। ठीक है, अब ये डिपेंड ये करता है अगेन के भाई वो किस हद तक ये बात दुरुस्त है। ये फिर आपको जब ये वाकईतन कोई ऐसे सिनेरियो कोई केस होता है तो फिर वो बाद में चीज प्रूव या डिसप्रूव हो रही होती है। सही है, तो हम बात ये कर रहे थे कि मोस्ट ऑफ द ब्रीचेस एक्सप्लॉइट नोन वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, तो नोन वल्नरेबिलिटी का अमूमन जो है ना वो पैच अवेलेबल होता है। ठीक है, OEM ने पैच रिलीज किया हुआ होता है। अगर पैच अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब है कि भाई वो जीरो डे है। ठीक है, और उसका जो बेनिफिट है वो जाहिर सी बात है, एथिकल हैकिंग जब हम परफॉर्म करते हैं और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जब हम परफॉर्म करते हैं, तो इसका फायदा यही है कि हमें जो भी नॉन वल्नरेबिलिटीज हैं, हमारे पास लेट्स सपोज IIS चल रहा है, अपाची वेब सर्वर चल रहा है, या इंजनेक्स चल रहा है, या कोई और एप्लीकेशन चल रही है, तो उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी अगर है तो वो हमें पता चल जाए, ताकि हमारे पास जो अटैक का जो सरफेस एरिया है या उसको हम रिड्यूस कर सकें, उसका जो स्पेक्ट्रम है वो रिड्यूस हो सके। नंबर टू, जो रीजन है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट परफॉर्म करने का, वो कंप्लायंस और रेगुलेटर की तरफ से अमूमन रिक्वायरमेंट होती है। अगर पाकिस्तान की बात करें फाइनेंशियल सेक्टर की, तो स्टेट बैंक हमारे पास रेगुलेटर है, और हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर आप यहाँ पर लोकल का तो इतना ज़्यादा उसके रेगुलेटरी बॉडी नहीं है हेल्थ के डेटा की, लेकिन एक अगर आप इंटरनेशनल बात करें तो उसके अंदर फिर HIPAA और इस तरह की कंप्लायंस आ जाती हैं। और तीसरा जो मेन जो बेनिफिट है VA परफॉर्म,
नहीं जी, मेरा कहने का मकसद ये था कि हेल्थ केयर में हिपा के कंप्लायंस तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कोई लोकल बॉडी नहीं है। मेरे कहने का मकसद ये था, जैसे स्टेट बैंक यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर्स को मॉनिटर कर रहा होता है, रेगुल पॉलिसीज बना रहा होता है, पूरा रेगुलेट करता है, गवर्न करता है, ठीक है ना। लेकिन हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर अभी बहुत गैप अवे मौजूद है। और तीसरा वीए परफॉर्म करने का वो ये कि प्रिवेंट बिफोर प्रिवेंट ब्रीचेस बिफोर एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि ब्रीच को रोकना एक्सप्लॉइट होने से पहले। तो वीए हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि अगर हम मैं बात करूं स्मॉल से मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हम यानी कि आईटी बेस्ड जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको वीए का प्रोसेस डेफिनेटली रन करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज के ऊपर हमने ऊपर भी कुछ बात की है कि मिस कॉन्फ़िगरेशन, डिफॉल्ट पासवर्ड, ओपन शेयर्स, ठीक है, अनपैच सॉफ्टवेयर, इनसिक्योर सर्विसेज। अभी भी टेलनेट और एफटीपी यूज हो रहे होते हैं बहुत सारे सिनेरियोज के अंदर, बहुत सारी जगहों पर। ऑथेंटिकेशन के वीक कंट्रोल्स होना, पासवर्ड में कोई पासवर्ड की पॉलिसीज इन्फोर्स नहीं हुई हुई, और जो डिवाइस है, ठीक है, लेट्स सपोज अगर राउटर की बात कर लें, या फॉर एग्जांपल फायरवॉल की बात कर लें, अब जितने भी हमारे पास राउटर्स और फायरवॉल्स हैं, वहां पर बिल्ट इन उन डिवाइसेस के अंदर इन स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन के कंट्रोल्स मौजूद हैं। यानी अगर आप पासवर्ड अपना रीसेट करने जाएंगे एडमिन का, तो अगर आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को इनेबल किया हुआ है उसकी डिवाइस की सेटिंग के अंदर, तो वो आपको वीक पासवर्ड नहीं रखने देगा। एडमिन का पासवर्ड वो एडमिन नहीं रखने देगा। जो भी आपने पॉलिसी डिफाइन की है कि अल्फा न्यूमेरिक हो, ठीक है, और स्मॉल एंड कैपिटल दोनों हो, स्पेशल करेक्टर भी हो, वगैरह वगैरह, तो वो चीज़ों को फिर इन्फोर्स करता है जब आप पासवर्ड को रीसेट करते हैं। अच्छा, आउटडेटेड फर्मवेयर जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। और इसको खास तौर पर जो हमारी नेटवर्क और आईओटी की डिवाइसेस हैं, यहाँ पर हैंडल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसकी वजह ये है कि जब आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर जब आप बात करते हैं कि आपके राउटर के अंदर जो आपका एज राउटर है या जो आपका कोर राउटर है, या इनफैक्ट अगर आप एज फायरवॉल या कोर फायरवॉल की बात करें, या डेटा सेंटर फायरवॉल, या इस तरह की जो कोर जो प्रोडक्शन में आपके पास डिवाइसेस लगी हुई हैं, उन डिवाइसेस के ऊपर राउटर फायरवॉल स्विचेस के ऊपर फर्मवेयर को अपडेट करना, इट इज अ आई मीन मतलब इट इज अ नाइटमेयर, ठीक है ना। ये एक बहुत चैलेंजिंग वर्क है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि हर डिवाइस या हर मैन्युफैक्चरर के लिए का जो बेसिकली समझ लीजिए कि उस डिवाइस का जो बनाने का जो तरीक़ाकार है, उसको ऑपरेट करने का जो तरीक़ाकार है, वो बहुत डिफरेंट है। जैसे कि मुझे याद है कि जब अभी हर थोड़ी पुरानी बात हो गई, आई थिंक 2-3 ईयर्स अगो, इनफैक्ट 3 ईयर्स से भी ज़्यादा, जब मैं ये ऑपरेशन में यानी सिक्योरिटी ऑपरेशन में खासतौर पर काम कर रहा था, तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट था जिसके अंदर ये लोकल एक माइक्रो फाइनेंस बैंक था, उसके अंदर हमने ईमेल गेटवे को डिप्लॉय किया था, ठीक है। और वो ईमेल गेटवे था ये फोर्टीनेट का, फोर्टी मेल, फोर्टी मेल, यस फोर्टी मेल, ठीक है। फोर्टीनेट तो उनकी फायरवॉल है, फोर्टी मेल। अब हम उसके अंदर इशू ये था कि फोर्टी मेल का जो ईमेल गेटवे था, ठीक है, आ, उसके ऊपर जब हमने उसका जो फर्मवेयर या जो आईओएस था, ओएस अपडेट करना था, तो ऑब्वियसली उसके लिए डाउन टाइम रिक्वायर्ड था। ज़ाहिर सी बात है, मशीन जब भी फर्मवेयर को आप अपडेट करेंगे तो वो मशीन रीबूट होगी, वो डिवाइस वो अप्लायंस रीबूट होगी। तो अच्छा, लकीली हम उस वक्त उनके एक और प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, वो था एच ए के ऊपर हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर बना रहे थे। तो हमने ये किया था कि हमने एक और फोर्टी मेल लिया, क्योंकि उनके पास इससे पहले एक ही फोर्टी मेल था। फिर हमने एक और फोर्टी मेल, उन्होंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा था तो एक और फोर्टी मेल लिया। हमने उन दोनों फोर्टी मेल का को क्लस्टर्ड में रन किया। और जो प्राइमरी फोर्टी मेल था, ठीक है, उससे पूरा का पूरा ट्रैफिक वो हम लेकर चले गए सेकेंडरी मेल गेटवे, यानी सेकेंडरी फोर्टी मेल के ऊपर, जहां पर पहले ही से लेटेस्ट फॉर्मवेयर चल रहा था, ठीक है। अच्छा, फिर हमने ये किया कि जब वो पूरा ट्रैफिक तमाम ईमेल्स का इनकमिंग एंड आउटगोइंग फ्लो जो है वो सेकेंडरी फोर्टी मेल पर चला गया, तो उसके बाद हमने प्राइमरी वाले को सबसे पहले अपडेट किया, उसके बाद हमने वापस से शिफ्ट किया, और उसके बाद हमने सेकेंडरी को अपडेट किया। राउटर्स के अंदर भी हाई अवेलेबिलिटी और क्लस्टर्स का कॉन्सेप्ट होता है, फायरवॉल्स के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर चैलेंज होता है बहुत
ज़्यादा कि आप फर्मवेयर को कैसे अपडेट करें। फिर हमारे पास आईओटी की जो डिवाइसेस हैं, और ख़ास तौर पर वो डिवाइसेस जो बेसिकली हेल्थ केयर में हैं, ठीक है। मैंने जब अपना ये प्रपोजल बनाया था अपनी पीएचडी थीसिस का, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने ये चीज़ आइडेंटिफाई की थी कि हमारे पास जो ऐसे बहुत सी हेल्थ केयर की अप्लायंसेस हैं, जैसे कि आपके एंडोस्कोपी के कैमरा वगैरह हो गए हैं, ठीक है, और डिफरेंट जो डायग्नोसिस के लिए जो डिवाइसेस यूज़ हो रही होती हैं, उनके अंदर बहुत ही पुराने पुराने फर्मवेयर्स और पुराने पुराने वर्जन्स के उनके ओएस चल रहे हैं। प्लस उनके अंदर एक और बड़ा भी मसला भी मैंने आइडेंटिफाई किया था कि इनसिक्योर सर्विसेज, या जिसको आप यूँ कह लीजिए कि जो अनइनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन जो है, उसके ऊपर वो डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव कर रहे होते हैं। ये बड़ा मसला है, खास तौर पर हमारे पास हेल्थ केयर डिवाइसेस के अंदर। मैं वो आपको टेबल में जो मैंने बनाया था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और दो अभी काफ़ी थोड़ा सा टाइम हो गया है, लेकिन वो डेटा आपको वहाँ से जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, देयर इज अ वन फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है, और ये अमूमन खास तौर पर इंटरव्यू वगैरह के अंदर भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीए एंड पीटी। देखिए, वीए के अंदर ये है, अगेन, आइडेंटिफिकेशन है, एनालिसिस है ऑफ द वर्नेबिलिटी, एंड देन प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है। यानी वीए इज अ कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि आपने पहले वर्नेबिलिटी को आइडेंटिफाई किया, उसको एनालाइज किया, ठीक है, कि वो एक्सप्लॉइटेबल है, उसके क्या इम्पैक्ट हो सकता है, फिर उसको आपने प्रायोरिटाइज कर दिया, उसका जो भी रिस्क फैक्टर या उस वर्नेबिलिटी से जो इम्पैक्ट हो जनरेट हो सकता होगा। पीटी क्या है? पीटी इज वन स्टेप नेक्स्ट टू द वीए। पीटी के अंदर आपने कोई कोई वर्नेबिलिटी को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और आपने अब उस वर्नेबिलिटी को सिलेक्ट करने के बाद आपने उसको एक्सप्लॉइट किया। दिस प्रोसेस इज नोन एज पीटी। यानी कि पीटी को अगर मैं बिल्कुल ही मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो पीटी इज इक्वल टू वीए प्लस एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज पीटी, पेनिट्रेशन टेस्टिंग। एंड अब यहाँ पर ये होता है कि जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वहां पर वर्नरेबिलिटी असेसमेंट का पूरा प्रोसेस रन होता है। जो इन्फोसेक का जो डिपार्टमेंट होता है, उनके पास उन्होंने अपने प्रोसेस बनाया हुआ होता है कि कब 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 उन्होंने वीए परफॉर्म करना है। जैसे कि बैंक्स के अंदर हम लोग हर क्वार्टरली इंटरनल वीए परफॉर्म करते थे, ठीक है। हमारे पास जितनी भी एसेट्स है, भले वो लिनक्स सर्वर्स है, विंडोज सर्वर्स है, या वो राउटर्स, फाइबर या नेटवर्क की डिवाइसेस थी, या एप्लीकेशंस जो थी, उनका हम हर क्वार्टरली वर्नरेबिलिटी असेसमेंट परफॉर्म करते थे, ठीक है। उससे हमें ये आइडिया हो जाता था कि जितनी भी लेटेस्ट वर्नरेबिलिटीज आई हुई हैं इन लास्ट 3 मंथ्स के अंदर, एक क्वार्टर के अंदर, ठीक है, उसके अगेंस्ट में हम टेस्ट रन करते थे, तो हमें अंदाजा हो जाता था भाई अब इस प्रोडक्ट के अंदर या इस एप्लीकेशन के अंदर कितनी वीकनेस मजीद, यानी कि क्या सिक्योरिटी लेवल क्या है, ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए ऑब्वियसली हमें फिर एक्सप्लिसिट अप्रूवल चाहिए होता था, और पीटी हम लोग खुद अमूमन नहीं करते थे। जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस हैं, या जो हमारी एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीज़ें हैं, राउटर, फायरवॉल वगैरह या सर्वर्स वगैरह, हम पीटी अमूमन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए थर्ड पार्टी कंपनी को इंगेज करते थे। अब वो हमारी पीटी परफॉर्म करते थे, और ख़ास तौर पर ये पीटी हम परफॉर्म करवाते थे जो हमारी न्यू एप्लीकेशंस बिल्ड होती थी न्यू ऐप्स के लिए। पहले हम न्यू ऐप्स के लिए हम इंटरनल पीटी करते थे क्योंकि वो टेस्ट इन्वायरमेंट में होती थी, लेकिन जब वो टेस्ट इन्वायरमेंट से फिर जब वो स्टेजिंग में चली जाती थी, यूँ समझ लीजिए, तो हम उस वक्त उसकी पीटी थर्ड पार्टी ऑडिटर से करवाते थे, और ये स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट भी है। ओके, तो वीए इज बेसिकली द आइडेंटिफिकेशन of the vulnerabilities, analysis of the vulnerabilities, and making or prioritization of the vulnerabilities. But PT is actually the exploitation as well. क्या आपने exploitation को भी add कर दिया है? What is risk assessment? Obviously, risk assessment comes under the GRC domain, governance, risk and compliance domain. लेकिन risk assessment in the nutshell क्या है? आपने vulnerabilities को discover कर लिया, ठीक है, fine. आपने कुछ vulnerabilities को, let's suppose selected vulnerabilities को आपने exploit करके भी देख लिया वीकेंड के ऊपर,
या रात के वक्त जब लोड नहीं था, ठीक है, आपने इम्पैक्ट को भी देख लिया कि भाई लेट्स सपोज जो है ना, अब ये वल्नरेबिलिटी अगर इंटरनल नेटवर्क सेगमेंट के ऊपर अगर एक्सप्लॉइट होगी तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा, अगर एक्सटर्नल नेटवर्क सेगमेंट के अंदर है तो वो अगर एक्सप्लॉइट होगी तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा। तो बेसिकली रिस्क असेसमेंट क्या है, इवैल्यूएशन, कि अगर वो वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हो जाती है तो उसकी वजह से आपको इम्पैक्ट क्या आएगा, ठीक है। तो दिस इज नोन रिस्क असेसमेंट। मैं इसकी छोटी सी एक एग्जांपल दूंगा फिर आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। देखिए, हो सकता है कि आपके पास जो है किसी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, वेब एप्लीकेशन है, लेट सपोज वेब एप्लीकेशन के अंदर आपने कोई ऑथेंटिकेशन बाईपास की वल्नरेबिलिटी आपको मिल गई है, ठीक है। या लेट सपोज ये आपको डेटाबेस की लैंग्वेज के अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन मिल गई आपको, राइट। अब ऑथेंटिकेशन बाईपास का मतलब ये कि आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है, और एसक्यूएल इंजेक्शन का मतलब ये है कि डिपेंडिंग के किस लेवल की है, डेटा एक्सफिल्ट्रेट हो सकता है, प्लस डेटा मैनिपुलेशन भी हो सकती है, सही है। लेकिन अगर वो एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन के अंदर आपने वो वर्नेबिलिटी को डिस्कवर किया है, अब आपने ये भी देखना होता है कि वो एप्लीकेशन डिप्लॉय कहाँ हुई हुई है। अगर वो एप्लीकेशन ऐसी है जो आपके लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर डिप्लॉय हुई है, और उसका जो यूजर बेस है वो आपके इंटरनल यूजर्स हैं, और वो एप्लीकेशन पब्लिक से एक्सपोज भी नहीं है, ठीक है। तो ऑल्दो उस एप्लीकेशन के अंदर ऑथेंटिकेशन बाईपास की वल्नरेबिलिटी है, एसक्यूएल इंजेक्शन भी है, या कोई और वल्नरेबिलिटी भी है, तो उसका जो रिस्क है वो कम होगा। उसका रिस्क वो नहीं होगा जो एक ऐसी एप्लीकेशन है जो डीएमजी में डिप्लॉय हुई हुई है, जो जिसको लोग बाहर से एक्सेस कर रहे हैं, और उसके अंदर ये वो वल्नरेबिलिटीज जो है वो डिस्कवर होती हैं। तो आपने ये देखना होता है कि आपने वल्नरेबिलिटी तो डिस्कवर कर ली है, लेकिन उस वल्नरेबिलिटी का इम्पैक्ट क्या होगा। प्लस आप ये भी देखते हैं कि वो जो ऑथेंटिकेशन बाईपास है या एसक्यूएल इंजेक्शन की जो वल्नरेबिलिटी है वो किस एप्लीकेशन के अंदर है। अगर वो एक लेट सपोज यूं समझ लीजिए कि कोर बैंकिंग सिस्टम के एप्लीकेशन के अंदर है, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर वो किसी ऐसी एप्लीकेशन है, लेट सपोज ऑर्डर मैनेजमेंट का सिस्टम है, आपको याद होगा इन्फिनी के अंदर समनान भाई ने एक एप्लीकेशन बनाई हुई थी जो हम करते थे डेली बेसिस के ऊपर, और वो लंच लंच का ऑर्डर वो लेकर आता था, वो जो स्टाफ था। तो अगर कोई हम्म, जी मुझे मालूम है। हाँ, तो अब अगर अगर कोई वल्नरेबिलिटी कोई ऑर्डर मैनेजमेंट वाली एप्लीकेशन के अंदर डिस्कवर हो जाती है ऑथेंटिकेशन बाईपास की या एसक्यूएल इंजेक्शन की, तो रिस्क उसका कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस एप्लीकेशन के अंदर जो डेटा आप प्रोसेस कर रहे हैं उसकी सिग्निफिकेंस या उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है, ठीक है। और चलिए थ्योरी काफी हो गई है, थोड़ा सा मैं क्विकली आगे बढ़ता हूँ और फिर हम थोड़ा सा देखते हैं कि टूल्स वगैरह जो है ना। देखिए, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का बहुत सिंपल सा लाइफ साइकिल है। आपने एसेट को डिस्कवर करेंगे और उसकी इन्वेंट्री बना देंगे, ठीक है। उसके बाद आप स्कैनिंग करेंगे टूल्स के जरिए से, या लेट सपोज आप मैनुअल स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे। मैनुअल स्कैनिंग में आप, अगर आप नेटवर्क की बात करेंगे तो फिर आप एनमैप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर आपने जो है वो वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग का परफॉर्म कर ली, फिर उसके बाद रिस्क क्लासिफिकेशन है। अभी हम आगे देखते हैं कि व्हाट इज सीवीएसएस स्कोर। उसके बाद आपने आइडेंटिफाई थोड़ा सा यूं समझ लीजिए कि करेक्शन की, कि आपने कंफर्म किया कि भाई जो वल्नरेबिलिटी डिस्कवर हुई है वाकई वो ऐसा तो नहीं है, वो फॉल्स पॉजिटिव है, या उसकी वो रिप्रोड्यूसिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो थोड़ी सी आपने करेक्शन की, रिफाइन की अपने रिजल्ट्स को, और फिर आपने रिपोर्ट बनाई, और फिर रिपोर्ट के अंदर ऑब्वियसली रिमीडिएशन और उसका जो जो भी आपने सोल्यूशन है, पैच है, मिटिगेशन है, या कोई कंपनसेटरी कंट्रोल लगाना है, वो तमाम चीज़ें आपने मेंशन कर दी, ठीक है। तो ये एक बहुत समराइज वे में मैंने एक लाइफ साइकिल को डिस्कस करने की कोशिश की है। और अगर आप एथिकल हैकिंग के एज अ कंसल्टेंट भी काम करते हैं कल को, तो अमूमन यही आप लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं। उसके अंदर ये होता है कि एसेट डिस्कवरी वगैरह आपको नहीं परफॉर्म करनी होती, क्योंकि जो कंपनी होती है, ठीक है,
यानी कि जो आपका क्लाइंट होता है वो आपको खुद बता देता है कि भाई मेरा ये वेब एप्लीकेशन है या मेरा ये राउटर है या ये फायरवॉल है, इसको ऊपर आपने वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो हमारा जो काम है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है। लेकिन अगेन रिमेंबर इन अर्ली लेक्चर्स के अंदर अगर आप वाइट बिल्कुल ही ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आप फिर ब्लाइंडली आप स्कैन रन करते हैं, डिस्कवर करते हैं होस्ट को और एसेट्स को, और फिर उसको इन्वेंट्री को बिल्ड करते हैं। अच्छा, अगेन कुछ एक दो दो तीन मेन कॉन्सेप्ट और भी हैं बिफोर वी जंप ऑन टू द टूल। ठीक है, तो देखें CVSS से स्टार्ट करते हैं, कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम। ठीक है, अब जब ये वल्नरेबिलिटी डिस्कवर हो जाती हैं, ठीक है, तो ये वल्नरेबिलिटी हाई रिस्क है, लो रिस्क है, मीडियम है, क्रिटिकल है, ठीक है, ये कैसे आइडेंटिफाई होगी, तो इसके लिए पूरा एक फ्रेमवर्क बना हुआ है। ठीक है, और वो जो फ्रेमवर्क है, ठीक है, वो ऑब्वियसली डिफरेंट किस्म के समझ लो लीजिए कि हम उसको इनपुट या वो उस एप्लीकेशन जो वो वल्नरेबिलिटी है वो उसको एनालाइज करता है, और कि वो उस वल्नरेबिलिटी से क्या हो सकता है, डेटा कौन सा प्रोसेस हो रहा है, वगैरह वगैरह ना। ठीक है, तो वो पूरा एक फ्रेमवर्क है। जब कोई वल्नरेबिलिटी डिस्कवर हो जाती है तो वो उस फ्रेमवर्क के अंडर रिगरसली जो समझ लीजिए असेस होती है, और वो हमें एट द एंड ऑफ द डे हमें एक स्कोर मिल जाता है। किसी भी वल्नरेबिलिटी का एक स्कोर मिल जाता है, जिसको हम कहते हैं कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम, CVSS स्कोर हमें मिल जाता है। उसकी जाहिर सी बात है रेंज है वो 0 to 5 भी हो सकती है, 0 to 10 स्टैंडर्ड रेंज है इसकी, 0 to 10 है। ठीक है, और ये जो स्कोर है बेसिकली वो बताता क्या है? स्कोर ये बताता है कि ये जो वल्नरेबिलिटी है इसकी सिवियरिटी क्या है। अगर 10 है इसका स्कोर तो इसका मतलब है कि इट इज हाई रिस्क या क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी। अगर कम है तो नीचे इसका ब्रेकडाउन भी दिया हुआ है। ठीक है, अगर 9 से लेकर उसका स्कोर 10 आ रहा है, इफ इट्स बिटवीन 9 and 10 इट मींस इट इज क्रिटिकल। ठीक है, इसका इम्पैक्ट ज्यादा है। 7 से लेकर 8.9 है तो इट इज हाई रिस्क वल्नरेबिलिटी। 4 से लेकर अगर 6.9 है तो इट्स मीडियम और मॉडरेट लेवल की वल्नरेबिलिटी है। 0.1 से लेकर अगर 3.9 तक है तो इसका लो इम्पैक्ट है, लो रिस्क वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, और 0 है तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, नॉर्मल जो आपको इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर के वल्नरेबिलिटीज भी डिस्कवर होती हैं। ठीक है, तो CVSS इज बेसिकली अ स्कोरिंग सिस्टम। इसके पीछे तरह से मतलब पूरी एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। ठीक है, जिसकी बेसिस के ऊपर किसी भी वल्नरेबिलिटी का फिर स्कोर कैलकुलेट होकर हमारे सामने आता है। ठीक है, हमारे काम के लिए जो है वो स्कोर की जो वैल्यू है, ठीक है, या उसका जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट है कि ये जो वल्नरेबिलिटी है वो क्या है। इट्स अ क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी, हाई रिस्क है, मीडियम है, लो है, या नो इम्पैक्ट है, नन है। ठीक है, नेक्स्ट जो एक कॉन्सेप्ट है वो है CVE, कॉमन वल्नरेबिलिटीज एंड। जस्ट प्लीज, प्लीज। हम्म हम्म। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आई थिंक मैं सही तरह समझा नहीं पाया। देखिए, CVSS कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम जो है ना, जब कोई वल्नरेबिलिटी डिस्कवर होती है ना, तो ये वो फ्रेमवर्क है जो उस वल्नरेबिलिटी को एक ग्रेड, एक लेवल में जो है ना वो क्लासिफाई कर देता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम कोई यूं समझ लीजिए कि आप रोड पे जा रहे थे और आपने ये देखा कि भाई खुदा न खासा रोड के ऊपर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, आप वहां पर पहुंचते हैं और भी लोग ज़ाहिर सी बात है जमा हो जाते हैं। ठीक है, आपने देखा अच्छा भाई अल्हम्दुलिल्लाह जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो सही तरह खड़ा हो गया है, मामूली से खराशें वगैरह आई हैं उसको। ठीक है ना, लेकिन वो कोई अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वो ठीक है, पानी वगैरह पिलाया, जूस वगैरह पिलाया, वो ठीक होकर जा सकता है।
तो अब ये एक जो इम्पैक्ट यानी एक जो इंसिडेंट हुआ था, इसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी कम था। वो ज़्यादा से ज़्यादा जाकर वो पट्टी करवा लेगा, टेटेनस का इंजेक्शन लगवा लेगा वगैरह वगैरह। लेकिन कोई ऐसा भी केस हो सकता है जिसके अंदर किसी इंडिविजुअल को हॉस्पिटल भिजवाना पड़े, और अमूमन बाज़ दफ़ा फिर ऐसा होता है, पर यहाँ पर तो अलग सिस्टम है, अल्लाह बचा कर रखे। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि तेरे को कोई अपनी गाड़ी में ले जाता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा कोई क्रिटिकल केस होता है तो फिर एम्बुलेंस का वेट करते हैं। CVSS इज सेम। अगर कोई वल्नरेबिलिटी डिस्कवर होती है तो CVSS के पास अपना एक पूरा, एक समझ लीजिए मॉडल या फ्रेमवर्क है। वो उस वल्नरेबिलिटी को उस मॉडल के अंदर या उस फ्रेमवर्क के अंदर भेजता है, और उस मॉडल या उस फ्रेमवर्क का क्या काम है, उस वल्नरेबिलिटी को एक वैल्यू दे देता है कि अगर ये वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हो गई, ठीक है, तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो वल्नरेबिलिटी कोई भी हो सकती है, एक्स वाई जेड हो सकती है। लेट्स सपोज कोई आपने वल्नरेबिलिटी डिस्कवर कर ली मेलफॉर्म डेटा की, मेलफॉर्म इनपुट एक्सेप्शन की ना, कि आपकी जो है ना वो एप्लीकेशन है, कोई वेब एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, वो एक मेलफॉर्म यूजर इनपुट एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, अब ये जो वल्नरेबिलिटी है आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो डिस्कवर हुई है, ठीक है, उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या आ सकता है। अगर सिंपल इतना ही है कि यूजर जो है वो डेटा मेलफॉर्म इनपुट कर सकता है, और लेट सपोज कोई एक्सप्लॉइट जो है वो नहीं अपलोड कर सकता एज एन इनपुट, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो लो टू मीडियम में आएगा। ठीक है, कि ठीक है इट इज अ वल्नरेबिलिटी, इसकी वजह से यूजर का जो डेटा है वो मैनिपुलेट हो सकता है। ठीक है, या यूजर का डेटा के अंदर मेलफॉर्म इनपुट आ सकता है, लेकिन चूंकि इसकी वजह से जो अटैकर है वो कोई एक्सप्लॉइट अपलोड करके सर्विस को डाउन नहीं कर सकता, सर्वर को डाउन नहीं कर सकता, तो इसका इम्पैक्ट कम है। तो CVSS क्या करता है, जो भी आपकी वल्नरेबिलिटी है, जो भी आपकी सिक्योरिटी वीकनेस डिस्कवर हुई है, उसको एक स्कोर दे देता है। हाईएस्ट स्कोर, इट मींस अगर वो वल्नरेबिलिटी, वो सिक्योरिटी वीकनेस कॉम्प्रोमाइज या एक्सप्लॉइट हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। लोअर द स्कोर, देन दे विल बी लेस इम्पैक्ट। इसका जो ताल्लुक है वो सिक्योर किसी सिस्टम के सिक्योर होने से नहीं है। ठीक है, हाँ, जब हम VA का पूरे प्रोसेस अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रन करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी वल्नरेबिलिटीज डिस्कवर हो वो क्रिटिकल और हाई रिस्क वल्नरेबिलिटीज ना हो। लो रिस्क के अंदर अलग होता है इसका मैकेनिज्म कि आप 6 महीने में 4 महीने में फिक्स कर लें वल्नरेबिलिटीज, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, मीडियम रिस्क वल्नरेबिलिटीज के अंदर फिर 2 महीने का टाइम होता है। लेकिन जो क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज होती हैं, ठीक है, या हाई रिस्क वल्नरेबिलिटीज होती हैं, उनको फिक्स करने का टाइम फिर बाद दफा इमीडिएट होता है, और बाद दफा फिर 30 डेज, 2 वीक्स, डिपेंडिंग कि वो किस तरह का आपकी पॉलिसी बनी हुई है। ठीक है, तो आई होप वो आपका जो सवाल था वो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ, ओके। कॉमन वल्नरेबिलिटी एंड एक्सपोज़र, ठीक है, इट इज़, अच्छा अब ये क्या है, अब यहाँ पर जब ये इन्फोसेक का जो बेसिकली एरिया था, ग्रोथ हो रहा था, तो फिर ऑब्वियसली इनिशियल लेवल के ऊपर पब्लिकली कम्युनिटी बेस्ड वर्क बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये पब्लिकली डेटाबेस है, पब्लिक डेटाबेस है जिसके अंदर जितनी भी हमारे पास वल्नरेबिलिटी डिस्कवर होती हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पर रिपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, और जब वो वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट होती है तो ये CVE जो है वो उस वल्नरेबिलिटी को एक यूनिक आईडी दे देती है, दैट इज नोन एज CVE आईडी। ठीक है, कॉमन वल्नरेबिलिटी एक्सपोजर आईडी। तो जितनी भी कोई भी वल्नरेबिलिटी डिस्कवर होगी, यू विल फाइंड कि भाई इसको एक आईडी मिल गई। सही है, तो इसका इतना ही है। बाकी जो है NVD भी है, नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस, इसके अंदर इट इज अ बिग डेटाबेस मैनेज बाय US। ठीक है,
और मेनली जो है इसका निस्ट, निस्ट अगेन एक यूएसई एंटिटी है, ठीक है, और सेंट्रल रिपोजिटरी है फॉर वल्नरेबिलिटीज इन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है। इसके अलावा और जो इनके जो क्रिप्टोग्राफिक वल्नरेबिलिटीज वगैरह जो है एल्गोरिथम वगैरह की, वो भी यहीं पर मेंटेन हो रही होती हैं, ठीक है। मैंने एक छोटा सा कंपैरिजन मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। अगेन इसका कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, बट लेकिन अगर पता हो तो ज़्यादा बेहतर है। व्हाट इज सीवीई, व्हाट इज एनवीडी, व्हाट इज सीवीएसएस? सीवीएसएस इज स्टेट, राइट, इट इज अ स्कोरिंग सिस्टम, ठीक है। ये एक सिंपल सा स्कोरिंग सिस्टम है। जब भी कोई वल्नरेबिलिटी डिस्कवर होगी, ठीक है, उसका स्कोर कैलकुलेट होगा, हाई, हाई सुपर क्रिटिकल, हाई, मीडियम, लो, ठीक है। इसको मैनेज कौन करता है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फर्स्ट, वो उसको मैनेज करती है। इसका जो स्कोर की जो लेवल है वो 0 से लेकर 10 तक है, ठीक है। और अच्छा, स्कोर का लेवल भी है प्लस सिवियरिटी लेवल, वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, क्रिटिकल, हाई, मीडियम, लो। प्रायोरिटाइज, फायदा इसका क्या है? प्रायोरिटाइज कर देते हैं। अगर हाई रिस्क वल्नरेबिलिटी है तो ऑब्वियसली उसकी फिक्सेशन जो है वो हम प्रायोरिटी पे करेंगे, पहले करेंगे, एज कम्पेयर टू लो रिस्क वल्नरेबिलिटी। सीवी क्या है? इट इज अ लिस्ट ऑफ वल्नरेबिलिटी आईडीज, ठीक है, और मैनेज बाय मित्र, प्रोवाइड आईडी प्लस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। जबकि अगर इसको कंपेयर करें एनवीडी, तो एनवीडी इज बेसिकली comprehensive database of vulnerabilities, right? It can include the details as well. It includes their CVSS score as well. It also includes maybe sometimes their patches. कि patch कैसे करना है. Maybe at times you will find some exploit links as well in the database as well. So NVD is a detailed big database that maintains that contain information about all the reported vulnerabilities. ठीक है। तो अगेन दिस इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, आप इसको पढ़ सकते हैं कि सीवी, एनवीडी और सीवीएसएस में क्या फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो ये हमारा थियोरेटिकल पार्ट जो है ना, वो जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के हवाले से इम्पोर्टेंट था, वो मैंने कवर करवा दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट हम परफॉर्म कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि वी विल बी यूजिंग डिफरेंट टूल्स। उसके लिए एक जो प्राइमरी टूल है वो हम यूज़ करेंगे, वो है निसिस। उसकी वजह यह है कि इसका कम्युनिटी, या यूँ समझ लीजिए कि लो वर्जन, फ्री वर्जन मिल जाता है, ठीक है। एनमैप, एनमैप के लिए तो मुझे लग रहा है कि मैं एनमैप के अंदर, मैंने जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एनमैप के अंदर होते हैं एनएसई, एनमैप स्क्रिप्टिंग इंजन, ठीक है ना। और इस इंजन की मदद से हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट परफॉर्म करते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि आज के लेक्चर के अंदर तो हम इसको कवर नहीं कर पाएंगे एनमैप को, लेकिन ये है कि एनमैप के लिए फिर मैं क्या कर दूंगा कि एनमैप को यूज करते हुए हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कैसे परफॉर्म करेंगे, इसको मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो आप वो रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख सकते हैं। ये वो टूल्स हो गए जो मैंने एज अ फ्रीली अवेलेबल है। इसके अलावा और बहुत सारे भी टूल्स हैं, जैसे HTTP वगैरह के लिए निक्टो है, जब हम वेब पे आएंगे तो उसको यूज़ करेंगे। लेकिन एनमैप के अंदर HTTP की भी डिस्कवरी की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मौजूद है, और नीसेस के अंदर भी वेब एप्लीकेशन की सपोर्ट मौजूद है, फ्री वाले के अंदर भी बेसिक हद तक कर देता है वो। लेकिन देखिए, अब बात यह है कि जब अब आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहाँ पर लाइसेंसेस होते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर के। अगेन मैं नाम लूंगा Rapid7, जो कंपनी के, जिसका एक बहुत ही समझ लीजिए कि क्या कहते हैं इसको, फ्लैगशिप सॉफ्टवेयर है, नेक्सपोज, ठीक है। और इसके अलावा मतलब इसके अंदर वो तमाम चीज़ें हैं कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट भी है, प्लस आप इसके अंदर आप एक्सप्लॉयटेशन का फीचर भी मौजूद है, ठीक है। प्लस अभी मैं जब ये नेसेस का पूरा एक थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि नेसेस समझ लीजिए कि उसका बेबी है नेक्सपोज का, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन के हवाले से जब हम बात करते हैं, एप्लीकेशन का जो हमने जो टूल जिसको काफ़ी रिगरसली आप यूँ समझ लीजिए कि एवेलुएट किया था अर्ली डेज के अंदर, ठीक है,
वो था IBM, पेड की मैं बात कर रहा हूँ फिर वक्त, IBM एप स्कैन। अब तो आपसे पता चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं। फिर दूसरा एक पेड टूल है SP नेट स्पार्कर। इसके अलावा जो है वो हम एक्वेनेटिक्स, आई पर्सनली डोंट लाइक एक्वेनेटिक्स बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा फॉल्स पॉजिटिव देता है। ठीक है, आप एक्वेनेटिक्स हम यूज़ कर लेंगे। ऑटोमेटिक असेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ राइट नाउ ना। प्लस वैस वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का जो टूल अभी मैंने जैप कौन सा यूज़ किया था इनके लिए, जैप, ठीक है ना, हम जैप को यूज़ कर लेंगे। ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टूल है। अच्छा, मैंने जावा किसी वजह से अनइंस्टॉल कर दी, तो जावा इसको चाहिए होगी, ठीक है। रादर तो ये टूल जो है जैप या एक्वेनेटिक्स, ठीक है, इन दोनों में से हम टूल यूज कर लेंगे। प्लस आपका जो एक क्वेश्चन भी था बर्ब सूट, ठीक है ना, वो हम यूज करेंगे फॉर मैनुअल असेसमेंट के लिए ना। तो बल्कि मैं इनफैक्ट ये कहूंगा कि अगर आपने एप्लीकेशन असेसमेंट में बर्ब सूट को प्रॉपर तरीके से कर लिया है काम, तो ये जैप एक्वेनेटिक्स आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। वो आपने इंस्टॉल करना चलाना है। बट ऑब्वियसली हर टूल की अलग निटिग्रिटीज होती हैं। तो कमिंग बैक टू द थिंग, तो हम अभी स्टार्ट करने लगे नेसेस के ऊपर वर्क करना। नेसेस जो है, मैं अब नेसेस जो है वो सॉफ्टवेयर है। अब मैं इसको लिंक वगैरह आपको, टेनेबल कंपनी का सॉफ्टवेयर है, आप वहां पर इसको आए, इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने में कोई मसला नहीं है, सिंपल वो आपसे ईमेल एड्रेस पूछेगा, ठीक है, और ईमेल एड्रेस डालेंगे तो वो आपको लिंक दे देगा, ठीक है। नहीं, असेसमेंट तो रिलायबल है, लेकिन जाहिर सी बात है नेसिस के अंदर जो ना एक मसला वो ये है कि ये फॉल्स पॉजिटिव ज्यादा देता है एज कम्पेयर टू नेक्सपोज, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है जब आप फ्री में यूज करते हैं तो आपका फिर ऑब्जेक्टिव वो फ्री वाला ही होता है। आप फिर लर्निंग पर्पज के लिए, या आप अपनी होम बेस्ड जो आपकी वेबसाइट है या मेरी वेबसाइट है, आप उसके ऊपर चला लेते हैं कि चलो ठीक है यार, रिजल्ट मिल रहे हैं, ज्यादा कुछ वल्नरेबिलिटीज ज्यादा दे देगा जो हो सकता है वो एग्जिस्ट ना कर रही हो, ठीक है। लेकिन ये कि मतलब ये इसके रिजल्ट्स जो है वो यूं समझ लीजिए कि एक्सेप्टेबल होंगे इन द कोर्ट ऑफ लॉ। क्योंकि बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं, जब वो खासतौर पर जब हम डिजिटल फोरेंसिक्स का मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर टूल्स की जो सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि हम ओपन सोर्स टूल्स अगर हम यूज कर रहे हैं और वो इंडस्ट्री बेंचमार्क नहीं है, तो जब आप उस डेटा, उस टूल को यूज करके जब आप अपनी फाइंडिंग को रिपोर्ट में प्रेजेंट करेंगे और वो रिपोर्ट फिर बाद में लेट सपोज किसी इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट होती है, तो आपके रिजल्ट्स के ऊपर चैलेंज हो सकता है, ठीक है। तो ऑलवेज सिलेक्ट अ टूल जो कि इंडस्ट्री का बेंचमार्क हो, या जिसको आप इंडस्ट्री या एक्सपर्ट समझते हो कि यस दिस इज अ स्टेबल बेटर टूल, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें, ट्राई पे आप क्लिक करें। इशू ये नहीं है, इशू ये कि इसके अंदर आपको डिफरेंट न्यू समझ लीजिए कि सॉफ्ट ऑफ वर्जन आपको देगा। फ्री में जो वर्जन अवेलेबल है दैट इज नीसेस इजेंशियल। फिर वो आप 15 दिन 30 दिन की जो है वो ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है, वो प्रोफेशनल वाला है। और उसके बाद जो है वो फिर ऑब्वियसली फिर जैसे जैसे जितना गुड़ आप डालते जाएंगे तो वो चीज़ मीठी होती जाएगी। लेकिन में इसका जो पेड वर्जन भी है वो $150-200 का है एनुअल का, जो कितना ज़्यादा नहीं है। अगर आपने बीइंग एज अ कंसल्टेंट आप कहीं काम कर रहे हैं और आपको प्रॉपर असेसमेंट करनी है, देन नेक्स्ट पोज रैपिड 7 जो है ना वो, अगर पीकेआर में बात करूं तो वो मिलियंस में है, उसके जो लाइसेंसेस आएंगे, ठीक है। या अब क्लाउड बेस्ड वर्जन आ गया है, जाहिर बात है क्लाउड की पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वो हो सकता है कि अब वो मिलियंस नहीं तो कुछ हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स में आएंगे, ठीक है। लेकिन जो निशेस वगैरह है, ये आपको 100 200 $250 में आपको एक अच्छा खासा रीजनेबल
चीज़ मिल सकती है। अच्छा, डाउनलोड जांच करते विंडोज़ पे हमने किया है, लिनक्स पर भी ये अवेलेबल है, मैक के ऊपर भी आप कर सकते हैं। तो मैंने इसको विंडोज़ पे किया है ताकि जो है हम विंडोज़ को भी यूज़ कर लें, साथ में इंटरफेस दोनों में एक ही है। जब हम डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोडेबल की फाइल जो होगी उसका साइज़ तो इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन इसमें जो मेन जो चीज़ होती है वो ये होती है कि जब हम इसको डाउनलोड कर रहे होते हैं तो इसको इंटरनेट चाहिए होता है। एक तो ऑब्वियसली वो आपसे सब्सक्रिप्शन मांगता है, जो वो आपका जो ईमेल एड्रेस होता है उसके ऊपर की आई भी होती है, ठीक है। तो वो तो मसला नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम या चैलेंज जो है वो ये है कि इसको लाइव इंटरनेट चाहिए होता है, और ये अपने तमाम प्लगइन्स जो हैं, अभी हम देखेंगे इसके अंदर स्कैन प्लगइन्स जो हैं, ठीक है, वो डाउनलोड करता है इंटरनेट से, एंड इट टेक अराउंड 4 5 6 GB ऑफ स्पेस। तो मेक श्योर कि आपके हार्ड डिस्क में 8 10 GB का स्पेस अवेलेबल हो जहाँ पर भी आप नेसेस को आप डाउन इंस्टॉल करें, और इंटरनेट जो है वो अवेलेबल हो उस वक्त ना, इंटरनेट रुका हुआ ना हो। क्योंकि मैंने वीडियो बनाना शुरू की थी जब, यानी कि लास्ट वीक की मैं बात बता रहा हूँ, लेकिन मेरे पास उस वक्त इंटरनेट का मसला आ गया था, ठीक है, और वो प्लगइन जो है वो प्रॉपरली डाउनलोड नहीं हो पाए थे, तो वो कोई भी प्लगइन चल नहीं पा रहा था। तो फिर वो वीडियो भी बेकार हो गई। फिर मैंने जब मैंने इसको रीइंस्टॉल किया तो फिर वो इंस्टॉल तो हो गया, लेकिन फिर वो मैंने उसको वीडियो नहीं बनाई थी। अदरवाइज माई प्लान वॉज कि मैं नेसेस की इंस्टॉलेशन जो है वो मैं वीडियो बना के डाल दूँ, बट इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट इज़ अ विंडोज बेस्ड टूल, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपने इंस्टॉल करना है। और वैसे मैंने एक लिंक डिस्कवर किया था यूट्यूब पर, 8 10 मिनट की वो वीडियो थी, कहेंगे तो मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा। तो अगर किसी को मसला हो तो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो वेयर इज, यस। अच्छा, अब जब, हाँ, इसमें एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है, जब आप इसको इंस्टॉल कर रहे होंगे तो आपसे पूछेगा एडमिन का पासवर्ड, यानी एडमिन का यूज़र नेम और पासवर्ड। तो मेक श्योर जो आप यूज़र नेम और पासवर्ड दें वो आप फिर याद रखें, ठीक है। एक मिनट यार, चलें, सॉरी आई हैड टू अटेंड द कॉल। अच्छा, एम आई ऑडिबल? ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जब आप इसको इंस्टॉल करें तो आप इसका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो आप ज़रूर याद रखें, ठीक है। और इसमें भी ज़ाहिर सी बात है क्योंकि ओवर द ईयर्स ये काफ़ी एक्सटेंसिव सॉफ्टवेयर बन गया है, तो उसके पीछे सर्विसेज वगैरह भी होती हैं। इसका पूरा एक यूँ समझ लीजिए कि बाद दफ़ा वो इंजन इसका स्टार्ट नहीं हुआ होता तो वहाँ से आपको स्टार्ट वगैरह भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो मेरा जो यूज़र नेम एडमिन है, पासवर्ड मैंने एंटर किया है इसका, ठीक है। अच्छा, ये जो बेसिक वर्जन है तो दिस इज एसेंशियल है, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत चीज़ें जो है वो अवेलेबल नहीं होंगी यहाँ पर, लेकिन आपको एक प्रॉपर एक्सपीरियंस ज़रूर मिल जाएगा। और आप इससे आप स्कैन भी कर सकते हैं अपने नेटवर्क के अंदर, प्लस आप जो है वो इसके जो रिपोर्ट्स हैं वो रिलायबल भी हैं, ठीक है। अगेन एज आई सेड के वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आप प्रेजेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें देखिए सेटिंग में आप आएंगे तो ये आपके एडमिन इंटरफेस की अपनी सेटिंग्स है, ठीक है। वर्जन 10.9 है, लाइसेंस होस्ट 7 IPs मैं यूज़ कर चुका हूँ, 16 की मेरे पास लिमिट है, यानी कि 16 डिफरेंट IP स्कैन्स में कर सकता हूँ। ये लास्ट अपडेट हुआ था, लाइसेंस की एक्सपायरी कब है, अगस्त 22, एक साल तक का वैलिड है। प्लगइन का आईडी आ गई, पॉलिसी टेम्पलेट आ गया, एक्टिवेशन कोड वगैरह आ गया। लाइसेंस यूटिलाइजेशन ये किन आईपीस पे मैंने रन किया है, गेटवे पे रन किया है, ये होस्ट मैंने चलाया था क्या, डिस्कवरी नेट, तो ये मेरे नेटवर्क में जितनी मशीनें हैं उसको ऊपर उसने ये डिस्कवर कर लिया, ठीक है ना। 7 होस्ट हो चुके हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट पे जाहिर सी बात है, हम यहाँ पर आपने कब करना है, फ्रिक्वेंसी वगैरह, अपडेट ऑल कंपोनेंट्स, अपडेट प्लगइन्स, ठीक है। तो दो इसमें मेजर चीज़ें हैं, इससे कंपोनेंट और इससे प्लगइन्स। प्लगइन्स का मतलब यूँ समझ लीजिए कि प्लगइन का मतलब ये कि न्यू स्कैन टेक्निक, ठीक है ना, यानी न्यू वर्नेबिलिटी डिस्कवरी टेक्निक, यूं ये बेहतर इसके लिए वर्ड होगा। कि लेट सपोज के कोई नया जीरो डे आया है फॉर एग्जांपल, या कोई नई वर्नेबिलिटी डिस्कवर हो गई है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में या
ओरेकल के अंदर या लिनक्स के अंदर, तो ऑब्वियसली इसके अंदर वो बिल्ट इन कैपेबिलिटी एआई तो नहीं है ना कि वो खुद से वो उस वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करे कि क्या ये वल्नरेबिलिटी है कि नहीं है। ऑब्वियसली उसके लिए पीस ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है, और वो पीस ऑफ कोड से वो डिस्कवर करेगा कि क्या ये वल्नरेबिलिटी है कि नहीं है, यानी कि इस मशीन में वो वल्नरेबिलिटी, वो वीकनेस है या नहीं है। तो ऑब्वियसली उसके लिए प्लगइन चाहिए। तो प्लगइन का जो आर्किटेक्चर है या प्लगइन का जो पर्पज है वो यही है कि आई शो यू द प्लगइन्स एज वेल शॉर्टली, कि डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए, डिफरेंट सर्विसेज के लिए, डिफरेंट सर्वर्स के लिए वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ प्लगइन्स, सही है। और उनका काम है वो यही है कि वो वल्नरेबिलिटी को डिस्कवर करने में हेल्प करते हैं। प्लगइन डिटेल लोकल कहाँ पर स्टॉल वगैरह है, इसकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आती है, लेकिन अभी इसकी थोड़ी सी इंटरफेस इन्होंने जो है चेंज किया है, लोकल्स वगैरह स्पेसिफिक जो है वो कर दिया है। इसकी लोग इनक्रिप्टेड इंक्रिप्शन पासवर्ड, ठीक है, न्यू पासवर्ड आप डाल दें, इवेंट्स वगैरह कोई आए हुए तो यहाँ पर आ जाएंगे। ये ज़ाहिर सी बात है इसके अंदर एक वेब बेस है, आप इसमें से देख सकते हैं, और ये मैं अभी बात कर रहा हूँ इसके अपनी जो सेटिंग्स जो हैं, ठीक है, ये यूजर इंटरफेस की सेटिंग्स हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो, अब मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, अलाउ पोस्ट स्कैन एडिटिंग करनी है नहीं करनी, इनेबल करना है, डिसेबल एपीआई को डिसेबल करना है, डिसेबल फ्रंट एंड, डिसेबल टेनेबल न्यूज़, ठीक है, लॉग इन बैनर चेंज करना है तो आप चेंज कर दें। इसमें जो खास चीज़ है वो ये कि नेसेस वेब सर्वर रन किस आईपी पे हो रहा है, तो वो 0.0 की आईपी पे रन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके नेटवर्क के ऊपर, यानी आपकी मशीन के ऊपर जो भी आईपीज लगी हुई हैं उनके ऊपर रन हो जाएगा। या आपने सिंपल इसको लोकल होस्ट पर रन किया है, पोर्ट अगर आपने चेंज करनी है 8834 इज द डिफॉल्ट पोर्ट, तो वो यहाँ से चेंज आप कर सकते हैं। इसके अलावा यूआई थीम वगैरह ऑब्वियसली इतना ज़्यादा हम इसमें प्ले नहीं करते। स्कैनिंग के लिए जो सेटिंग्स है वो यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और अभी मैं स्कैनिंग की यहाँ पर जो सेटिंग्स है वो इसको मैं चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास जो दूसरी जो चीज़ें हैं जो खास तौर पर स्कैन की, जो वो ऑब्वियसली अभी हम इनको सबको वॉक थ्रू करेंगे। लॉगिंग हो गया इसमें, ठीक है, कि लॉग कहाँ पे बनेगी, उसका साइज क्या होगा, ठीक है, उसकी लोकेशन क्या होगी, ये नेसेस की अपनी लॉग है। परफॉर्मेंस वगैरह, सिक्योरिटी, मतलब अब ये वो ऑप्शन है ऑब्वियसली जिनको आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। कोई खास ऑप्शन अगर कोई ऐसी चीज़ आपको मुझे मिले तो वो आप मुझे बता दीजिएगा। हाँ, हम आते हैं स्कैन के ऑप्शन में, जो कि एज अ एथिकल हैकर आई गेस हो के आपको जरूर हमें डिस्कस करना चाहिए एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर, ठीक है। तो अब स्कैन के अंदर जो है वो ऑल स्कैन कोई रन हुआ हुआ है, ऐसा नहीं, खाली ये है, अभी डिलीट कर दिया। तो ट्रैश में क्या क्या पड़ा हुआ है, ट्रैश भी खाली है। पॉलिसीज, प्लग इन रूल्स, ठीक है, टेरा स्कैन, ठीक है। मैं आता हूँ सबसे पहले माई स्कैन के ऊपर, और माई स्कैन के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ न्यू स्कैन, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे फोल्डर भी बना सकते हैं ना, मैं बना देता हूँ यहाँ पर चले प्राइवेट के नाम से, ठीक है, और एक फोल्डर बना देता हूँ इनवैलिड नेम, लोकल कर देता हूँ, लोकल, ठीक है, ठीक है, लोकल के नाम से, ठीक है। अब मैं आया न्यू स्कैन के ऊपर। अब आप देख सकते हैं कि ये जो नेचर इवेंचुअल वर्जन है इसमें भी हमें अच्छे खासे स्कैन के ऑप्शंस दिए गए हैं। मैं कलेक्टिवली मैं इनको डिस्कस करता हूँ, चूंकि हम लोग एनमैप को पढ़ चुके हुए हैं तो हमें काफ़ी आसानी होगी इनको अंडरस्टैंड करने में। सबसे टॉप पर आप देखें होस्ट डिस्कवरी है। हमें पता है कि एनमैप के अंदर होस्ट डिस्कवरी की 8-10 टेक्निक्स हैं, ठीक है। पिंग ओनली स्कैन है, इसका मतलब ये कि ये स्कैन अगर मैंने सेलेक्ट किया तो वो सिर्फ पिंग करेगा। होस्ट डिस्कवरी पे क्लिक करूंगा तो होस्ट डिस्कवरी के अंदर चूंकि इसके पीछे मुझे कंफर्म नहीं है, नेक्स्ट पोस्ट के पीछे तो एनमैप ही चल रहा होता है, तो इसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि होस्ट डिस्कवरी की कौन सी टेक्निक है, किस टेक्निक से हम इस होस्ट डिस्कवरी कर सकते हैं, सही है। तो वो मैं भी आपको, जैसे अभी होस्ट डिस्कवरी को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब होस्ट डिस्कवरी का क्या काम है, होस्ट डिस्कवरी का काम ये कि हमारे नेटवर्क के अंदर होस्ट को डिस्कवर करके लेकर आए, ठीक है। मैं यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ डिस्कवरी, लेट्स सपोज डिस्कवरी स्कैन 1, ठीक है। डिस्क्रिप्शन दे दी, दिस इज
टेस्ट डिस्कवरी स्कैनिंग। इसके जो रिजल्ट है वो कहाँ आपने स्टोर करना है, माई स्कैन के फोल्डर में रखना है, ट्रैश में रखना है, लोकल में रखना है। आप यहाँ से सेग्रीगेट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने वहाँ पर वो फोल्डर बनाया था। अब यहाँ पर आपने टारगेट आईपी देनी है। हमारे पास 16 की लिमिट है, 7 आईपी ऑलरेडी कंज्यूम हो चुकी हुई हैं, ठीक है। तो लेट सपोज जो है ना, मैं यहाँ पर सिंपल 192.168.0.1 दे देता हूँ। मैं इसको हटाऊँ तो आप देखेंगे कि वो मुझे बता देगा कि भाई ऑप्शंस क्या क्या है। हम इसमें डैश डाल के रेंज भी दे सकते हैं और एक सिंगल आईपी भी दे सकते हैं, और जिस तरह एक नॉर्मल आईपी एड्रेस देने का तरीका है वो भी दे सकते हैं, और पूरी सबनेट मास्क के साथ स्लैश भी दे सकते हैं और डोमेन का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी सिंपल 192.168.0.1 आईपी डाल दी। नीचे आप देखेंगे हमारे पास ऑप्शन है अपलोड टारगेट्स। अगर आपके फाइल है और उस फाइल के अंदर आपके पास जो है मिसाल के तौर पर आईपीज पड़ी हुई हैं, तो आप वो यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो ये जनरल सेटिंग्स हो गई हैं, इस कैजुअल में अगर आप आए तो इसमें ऑप्शन ये है कि क्या आपने इस स्कैन को शेड्यूल करना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, रिमेंबर कि हम लोग जो है हर 3 महीने बाद स्कैन चलाते थे, तो हमने स्कैन को पहले से कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ होता था। जब वो डेट एंड टाइम आती थी तो वो स्कैन ऑटोमेटिकली रात को वीकेंड वाले दिन चल जाता था। और ऑब्वियसली बहुत सारे एसेट थे, तो वो स्कैन को रन होते होते भी अच्छे खासे घंटे और दिन लग जाते थे। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी क्या है, अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन नहीं इनेबल होगा। इनेबल करूंगा, फ्रिक्वेंसी क्या है, वंस एक दफा चलाना है, डेली चलाना है, वीकली, मंथली, ईयरली, ठीक है। यहाँ से आप जो भी आपने स्कैन की फ्रिक्वेंसी रखनी है, कब चलाना है, कितने बजे चलाना है, ठीक है, तो वो सारे ऑप्शंस आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और आप थिंक्स, जी जी, देखो यहाँ पर मैं आपका जो सवाल है वो उसको दोनों एंगल से जवाब दे देता हूँ। यानी कि फ्रॉम द स्कैनर पॉइंट ऑफ व्यू और स्कैनी पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, मतलब जिसके ऊपर आप स्कैन रन कर रहे हैं। देखिए, अब जैसे आपने होस्ट डिस्कवरी स्कैन किया है ना, अब होस्ट डिस्कवरी में लेट्स सपोज आपने सिंपल पिंग कर रहे हैं आप, ठीक है ना, या सिंपल आपने याद होगा आपको, जैसे एनमैप जो है वो होस्ट डिस्कवरी के लिए टीसीपी की पोर्ट 80 भी यूज करता है, और एक 443 भी यूज करता है, और एक सिन को करते हुए और एक का पैकेट भेजकर वो पोर्ट 80 पर भी एक का पैकेट भेजकर वो होस्ट डिस्कवरी करता है, और आर्क का पैकेट भी जनरेट करता है। तो बात यह है कि आपने जो स्कैन की जो टाइप रखी है वो क्या रखी है। अगर सिंपल आप पिंग स्कैन चला रहे हैं हर 10 मिनट के बाद, तो दैट वॉन्ट मेक मच लोड। लेकिन अगर आप कंप्लीट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी जो मशीन है, जिस मशीन से स्कैन रन होगा, तो उसके ऊपर भी कुछ लोड आएगा, प्लस नेटवर्क के ऊपर ज़ाहिर बात है रिक्वेस्ट जाएगी, प्रोब हो जाएंगे, रिस्पॉन्स आएंगे, तो नेटवर्क के ऊपर भी बैंडविड्थ कंज्यूम होगी, प्लस जो आपकी टारगेट मशीन है उसके ऊपर तो सबसे ज़्यादा जो है वो बेसिकली एफर्ट लग रही होगी, यानी उसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोड आएगा। तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का स्कैन रन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नोटिफिकेशन, अब नोटिफिकेशन के अंदर आपको ईमेल करवा सकते हैं, ठीक है। ईमेल में आपने एसएमटीपी सर्वर आपने देना होगा, यहाँ पे आप उसका होस्ट एड्रेस देंगे, पोर्ट नंबर देंगे, 25 है अगर वो एसएमटीपी पे चल रहा है। अगर वो एसएमटीपी ओवर टीएलएस है तो जाहिर सी बात है उसकी पोर्ट आप चेंज करेंगे। फ्रॉम सेंडर इंक्रिप्शन अगर है तो फिर जाहिर सी बात है आप यहाँ पर उसका जो भी टीएलएस चल रहा है तो आप इंक्रिप्शन दे देंगे, और नीचे ऑथेंटिकेशन का मेथड आ जाएगा। प्लेन में से बताए आपका पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में ज़्यादा है, विच इज नॉट रिकमेंडेड। एनटीएलएम में विंडोज़ की ऑथेंटिकेशन है, ठीक है, और क्रैम MD5 है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका जो मेल सर्वर है ये वो किस तरह के ऑथेंटिकेशन पे कॉन्फ़िगर हुआ है, सही है। तो ये आपने वहाँ यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो आपके पास अगर कोई अपना सर्वर है SMTP का, तो आप उसकी सेटिंग वगैरह यहाँ डाल सकते हैं, और वो आपको जब स्कैन कंप्लीट होगा
तो उसकी रिपोर्ट नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, बैक टू स्कैन्स। ठीक है, और हम थे होस्ट डिस्कवरी के अंदर ना, तो उसके बाद डिस्कवरी। अब डिस्कवरी के लिए याद है हमने बहुत सारी टेक्निक्स ऑलरेडी कवर की हुई हैं। होस्ट इन्यूमरेशन है, करना क्या है स्कैन में ना, होस्ट इन्यूमरेशन करनी है, ओएस आइडेंटिफिकेशन करनी है, पोर्ट स्कैनिंग करनी है, पोर्ट स्कैनिंग ऑल पोर्ट्स करनी है, ऊपर वाला कॉमन पोर्ट था, और कस्टम आपने स्कैनिंग करनी है। तो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। ठीक है, जैसे मैं जो हूँ सिंपल, पहले मैं स्कैन टेम्पलेट में आ गया, मैं होस्ट डिस्कवरी पे कर देता हूँ, मैं डाल देता हूँ डिस्कवरी स्कैन 1। ठीक है, आईपी मैंने डाल दी 192.168. अच्छा, मैं इस वक्त मशीन जो नेटवर्क है इसमें मेटा एक्सप्लॉइटेबल भी रन हो रही है, और विंडोज 10 की भी पीसी रन हो रहा है, काली तो ऑब्वियसली रन हो रहा है, और डिफ़ॉल्ट गेटवे भी है, एक होस्ट मशीन विंडोज़ की भी है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं राइट नाउ, और कुछ स्मार्टफोन्स भी हैं। तो अभी मैं पूरे नेटवर्क पे स्कैन नहीं कर रहा, मैं अभी चले डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं राउटर, वाईफाई राउटर या जो मेटा एक्सप्लॉइटेबल की मशीन है उसके ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि वो पर्पसली बिल्ड हुई हुई है इस पर्पज़ के लिए। लेकिन चलिए अभी मैं डिफ़ॉल्ट गेटवे पे सेव कर देता हूँ, पहले मैं सेव कर देता हूँ ना, फिर जो है ना, अभी मैं इसको, अब देखो लेट्स सपोज आपने सेव कर दिया है, तो आपने सिंपल इसको सेलेक्ट किया, ठीक है ना, और आपने इसको कॉन्फ़िगर पे आप आकर रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है ना, वो लेट्स वो आप कोई जा रहे थे, आपने कहा अच्छा भाई मैं जा रहा हूँ, वापस आऊँगा तो मैं मज़ीद सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर कर दूंगा, तो आपने सेव करके बाहर आ गए। अब अगर मैं यहाँ पर रन कर दूंगा तो ऑब्वियसली जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होगी तो उसके ऊपर स्कैन लॉन्च हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर मुझे स्कैनिंग लॉन्च करनी होगी तो मैं लॉन्च पे क्लिक कर दूंगा, बट which I do not want right now because I need to configure and I need to explore all the options, so I will go and configure it। ठीक है, तो शेड्यूल को डिस्कस कर लिया था, नोटिफिकेशन को डिस्कवर कर लिया था, डिस्कवरी के ऊपर। डिस्कवरी में होस्ट इन्यूमरेशन है, ठीक है, ओएस आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, और पोर्ट स्कैनिंग है, कॉमन पोर्ट्स है, पोर्ट स्कैन ऑल पोर्ट्स है, और कस्टम है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं होस्ट इन्यूमरेशन में क्या होता है। पिंग होस्ट यूजिंग टीसीपी, आर्प एंड आईसीएमपी। ठीक है, ऑलवेज टेस्ट द लोकल नेसेस होस्ट, यूज फास्ट नेटवर्क रिकवरी डिस्कवरी। ओएस आइडेंटिफिकेशन में क्या है, ओएस आइडेंटिफिकेशन के अंदर भी वो जो बेसिक ओएस की आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक है वो यूज करेगा। पोर्ट स्कैनिंग के अंदर स्कैन कॉमन पोर्ट्स, यूज नेट स्टेट इफ क्रेडेंशियल्स आर प्रोवाइडेड। अब देखें दो किस्म के, जब हम स्कैनर यूज करते हैं ना, तो देखिए एक तो ऑटोमेटिक स्कैन है जो आपने शेड्यूल कर दिया कि भाई रात 12 बजे चलेगा 25 अगस्त को फॉर एग्जाम्पल। एक स्कैन वो है जो आप खुद इंटरैक्टिव ऑन डिमांड चला रहे हो। ठीक है, इसके अलावा दो और स्कैन की टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक स्कैन की टाइप को हम कहते हैं ऑथेंटिकेटेड स्कैन। ठीक है, ऑथेंटिकेटेड स्कैन। और दूसरा स्कैन की टाइप होती है नॉन ऑथेंटिकेटेड स्कैन। अब दोनों में फर्क क्या है। ऑथेंटिकेटेड स्कैन का मतलब ये है कि जो स्कैनर है उस स्कैनर को आपने अपनी टारगेट मशीन की कोई क्रेडेंशियल प्रोवाइड नहीं किया। जैसे अगर आपको बहुत डिटेल स्कैनिंग परफॉर्म करनी है तो आप क्या कहेंगे, आप ये करेंगे कि भाई देखिए ये मेरे पास लेट्स सपोज आपकी वेब एप्लीकेशन है या वेब सर्वर है या कोई भी आपका सर्वर है जिसको आपने स्कैन करना है। ठीक है, और ये उसका एडमिन का लेट्स सपोज यूजर नेम, ठीक है, पासवर्ड है, और ये आप स्कैनर में फीड कर देते हैं। तो स्कैनर क्या करेगा, जहां पर वो नेटवर्क के स्कैन्स या नेटवर्क के प्रोब्स भेजेगा उसके साथ साथ वो इस मशीन के ऊपर वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड के साथ कनेक्ट करके भी स्कैन करेगा। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं ऑब्वियसली, यानी बहुत सारी कमांड्स ऐसी हैं, बहुत सारी स्कैन की टेक्निक्स ऐसी होती हैं जिनमें ऑथेंटिकेटेड स्कैन से रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली ऑथेंटिकेटेड स्कैन आप वहीं पर रन कर सकते हैं जहां पर आपके वो
टारगेट मशीन आपकी ओनरशिप या अथॉरिटी में हो, यानी और उसके यूजर नेम और पासवर्ड आपके पास मौजूद हो, ठीक है। और ऑब्वियसली इसमें जो यूजर नेम और पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है जनरली, वो आपके एडमिन का चाहिए होता है, उस मशीन के एडमिन का या डोमेन एडमिन का। तो अब मैं, क्योंकि ऑपरेशन में मैंने यानी इन्फोसेक में मैं का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए, जब भी हमें एडमिन या ऑथेंटिकेटेड स्कैन रन करना होता है, तो ऑब्वियसली हम ये नहीं कहते आईटी टीम को कि भाई हमें डोमेन एडमिन का पासवर्ड बता दो, ऑब्वियसली, ठीक है ना। हम ये करते हैं कि कहते हैं भाई उस मशीन का एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड बता दो। नो, वी कांट डू दैट। एंड वी, और अमूमन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कतर एयरवेज लेट्स सपोज, या बिलाल भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो वहां पर जो डिफॉल्ट जो हमारे यूजर नेम और पासवर्ड्स होते, जो यूजर नेम्स होते हैं, एडमिन, रूट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर, तो जो बेसिकली डिफॉल्ट आईडीज का स्क्रो का पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। ये डिफॉल्ट आईडीज जो होती हैं, एडमिन हो गया, रूट हो गया, सुपर एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, इस तरह राउटर्स के और फाइबर्स के जो डिफॉल्ट आईडीज होती हैं, या डेटाबेसेस की जो डिफॉल्ट आईडीज होती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में एसए की आईडी होती है, तो इसके जो पासवर्ड होते हैं वो स्प्लिट होकर, पहली बात तो हम ये करते हैं, हम उन डिफॉल्ट एडमिन आईडीज को रीनेम कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑब्सक्योरिटी लेवल का कंट्रोल आ जाता है कि अगर कोई अटैकर एसए से ट्राई भी कर रहा है तो एसए तो रीनेम हो गया है, ये एडमिन को ट्राई भी कर रहा है या रूट को ट्राई भी कर रहा है तो रूट तो रीनेम हो गया। और सेकंड जो है वो ये कि उसका जो पासवर्ड है रूट का, एसए का, एडमिन का, वो हमने स्क्रो करके दो बंदों में या दो डिफरेंट टीम्स में स्प्लिट किया और उसको स्क्रो करके रख दिया है। वी डोंट यूज दोज आईडीज। तो जो नेम बेस्ड आईडीज बने हुए होते हैं, नुमान की, सलमान की, एजाज की, जो बेसिकली डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, हम डोमेन नेम बेस्ड आईडीज बनाते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, ताकि ट्रैकिंग भी हो सके कि किसने एक्टिविटी परफॉर्म की है। तो हम जब रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारे इस स्कैनर को एक्सेस चाहिए, तो हम जब आईटी ऑपरेशन से रिक्वेस्ट करेंगे तो हम एक न्यू आईडी बनवाएंगे, जैसे कि लेट्स सपोज निसेस, ठीक है। और उस निसेस की आईडी को अगर उन्होंने हिम्मत की तो डोमेन एडमिन के ग्रुप में वो डाल देंगे, या वो लोकल एडमिन के ग्रुप में डाल देंगे। दिस इज हाउ यू विल वर्क, ठीक है। यू वांट से कि भाई मेरे आईडी को डोमेन एडमिन बना दो, दिस इज नॉट पॉसिबल ना। और उसका जो पासवर्ड होता है, अगेन उसमें डिपेंड ये करता है कि वो पासवर्ड वो अपनी कस्टडी में रखते हैं और आके डायरेक्टली इस वेब, ये जो इसका पोर्टल है, यहाँ पर डाल के दे देते हैं, ठीक है। तो दे आर डिफरेंट ऑप्शन ना, हर टूल की अलग अलग सेटिंग्स होती हैं। तो हमारी बात हो रही थी पोर्ट स्कैनिंग की, बात हो गई, ठीक है। कॉमन पोर्ट्स के आपने इनेबल कर लिया, या ऑल पोर्ट्स को स्कैन कर दिया, या कस्टम में, ठीक है। कस्टम के अंदर फिर दो चीजें इनेबल हो जाती हैं, होस्ट डिस्कवरी। अब होस्ट डिस्कवरी में हमें पता है कि बहुत सारी चीजें हमें पढ़ चुके हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पिंग द रिमोट होस्ट, ठीक है, रिमोट होस्ट को पिंग करना या नहीं करना, ठीक है। तो रिमेंबर, अगर आपने ये इसको डिसेबल कर दिया, ठीक है, तो अभी मैं आज ही मैं काम कर रहा था, मैं अब जाहिर सी बात है, रुको एक मिनट, एनमैप का मैनुअल पेज यहाँ से खोल लेते हैं ना, ठीक है। एनमैप माइनस माइनस हेल्प, ठीक है। देखें, अगर आपने वो लेक्चर लिया हुआ है तो आपने को पता होगा कि डिसेबल पोर्ट स्कैन, ट्रीट ऑल होस्ट अप, ठीक है, माइनस पीएन का ऑप्शन। अब ये जो अगर आप एनमैप के अंदर माइनस पीएन का ऑप्शन देंगे तो वो एनमैप क्या करेगा, वो कहेगा कि भाई मुझे जो आईपी एड्रेस या आईपी एड्रेस का पूल दिया है स्कैनिंग के लिए, मैं इसको पिंग करके चेक नहीं करूंगा कि मशीन लाइव है या नहीं लाइव, मैं सिंपल इसके ऊपर पोर्ट स्कैनिंग शुरू कर दूंगा, ठीक है। और आप ये देखें कि यहाँ पर पिंग रिमोट होस्ट करना या नहीं करना, अगर आप इनेबल करेंगे, ठीक है, तो ये नीचे के सारी चीजें इनेबल हो जाएंगे। अगर ऑफ करेंगे तो ये नीचे के सारे जो कंट्रोल्स हैं वो ऑफ हो जाएंगे। तो होस्ट डिस्कवरी आप बंद कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन पोर्ट स्कैनिंग, यानी आपने एज्यूम ये किया कि जो भी आईपी या आईपी के एड्रेस का पूल आपको दिया गया है वो बाय डिफॉल्ट अप है, ठीक है।
लेकिन ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज द रीज़न इज लेट्स सपोज एक बड़ा पूल है और उसमें अक्सर मशीनें अगर डाउन है तो ऑब्वियसली देयर इज नो बेनिफिट ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन स्कैनिंग दोज मशीन विच आर डाउन। तो पिंग करके या आप चेक कर लो कि पहले वो मशीन अप है कि नहीं है। और पिंग के लिए भी हमें पता है कि आईसीएमपी पिंग होता है, ट्रेस राउट का पिंग अलग होता है, आर्प की टेक्निक अलग है, टीसीपी की टेक्निक अलग है, इवन यूडीपी पिंग भी होता है जो हम एनमैप में कवर कर चुके हुए हैं। तो अब आप देख लें कि भाई आपने किस तरह का पिंग करना है। जनरल सेटिंग्स में टैग द लोकल नेशनल होस्ट, ठीक है, मेन तो ये है पिंग मेथड। आर पिंग है, टीसीपी पिंग है, आईसीएमपी पिंग है, यूडीपी पिंग है, ठीक है। यू मैंने बाय डिफॉल्ट यूडीपी इनेबल नहीं था, मैंने यूडीपी पे कर दिया है, ठीक है। और आपको पता है कि एनमैप ये तमाम किस्म की होस्ट डिस्कवरी की टेक्निक्स यूज करता है जो कि हम डिटेल में विद द हेल्प ऑफ सीएलआई सीख चुके हुए हैं। तो हमें इसके ऊपर किसी किस्म का जो है ना वो कोई कंफ्यूजन आई बिलीव कि आप लोगों को नहीं हो रही होगी कि भाई ये टीसीपी पिंग क्या होता है, ये आर पिंग क्या है, ये यूडीपी पिंग क्या है। फिर नीचे आए पोर्ट स्कैनिंग। तो पोर्ट स्कैनिंग में अगेन वी हैव डिफॉल्ट सेट ऑफ पोर्ट्स, ठीक है। या हम यहाँ पर अपनी मर्जी की जिन जिन पोर्ट्स को हमने स्कैन करना है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पर नेटवर्क पोर्ट स्कैनिंग में सिन भी आप इनेबल कर दें, ठीक है, और यूडीपी भी इनेबल कर दें कि भाई यूडीपी की भी पोर्ट्स को आप स्कैन कर लो, ठीक है। और अब मैं आ जाता हूँ, उसको मैं पहले सेव कर दूँ, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट्स में मैं आ जाता हूँ, ठीक है। रिपोर्ट के अंदर अलाउ यूजर्स टू एडिट स्कैन रिजल्ट्स, ठीक है। अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वक्त एडवांस में हम आकर यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं कि मैक्स साइमल्टेनियस चेक कितने रन करने का मतलब जो आप लोड की बात कर रहे थे। तो जब आप ज़्यादा चेक्स इनेबल करेंगे तो ज़्यादा स्कैन्स के थ्रेड चल रहे होंगे, तो मैक्सिमम कितने चेक्स आपने इनेबल करने हैं पर होस्ट वो आप डाल सकते हैं। टाइम आउट कब लेना है, 5 सेकंड तक रिस्पॉन्स ना आए तो टाइम आउट कर लें, या आप 30 सेकंड का वेट करेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू एक्चुअली फाइन ट्यून योर स्कैन। प्लगइन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ना कोई प्लगइन जो है वो इनेबल नहीं हुआ क्योंकि दिस इज जस्ट अ सिंपल होस्ट डिस्कवरी, ठीक है। अगर ये मैं इसको सेव कर लेता हूँ फिल वक्त, ठीक है। अगर ये मैं वापस अगर आता हूँ बैक टू स्कैन माई स्कैन के अंदर न्यू स्कैन में आता हूँ। अब अगर मैं बेसिक नेटवर्क स्कैन या एडवांस स्कैन करूंगा, ठीक है ना, लेट्स एडवांस स्कैन पर आया मैं। अब एडवांस स्कैन के ऊपर हमारे पास वी हैव लॉट ऑफ डिफरेंट प्लगइन्स, ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट ये सारे प्लगइन्स जो है वो इनेबल हैं। लेकिन नेसेस जो है ऑब्वियसली वो जैसे अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं यूबंटू लोगो सिक्योरिटी चेक। अब ये वो प्लगइन है जो लिनक्स की यूबंटू बेस्ड मशीन पर रन होगा। ऐसा नहीं है कि नेसेस जो है ये प्लगइन तमाम के तमाम प्लगइन्स हर स्कैन में हर आईपी पर अप्लाई कर रहा होगा। नो, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर कोई लिनक्स का प्लगइन है तो वो लिनक्स की मशीन पर रन होगा, अगर वो विंडोज का कोई प्लगइन है तो विंडोज की मशीन पर रन होगा, ठीक है। कोई नेटवर्क का प्लगइन है तो वो नेटवर्क की मशीन पर रन होगा। एफटीपी का प्लगइन है तो अगर एफटीपी सर्वर चल रहा होगा रिमोट मशीन के ऊपर तो तभी रन होगा, अदरवाइज रन नहीं होगा, सही है। तो अगर मैं इसको एक क्विकली बना दूं, मैं बैक टू नेटवर्क स्कैन एडवांस स्कैन में नेम में दे देता हूँ एडवांस स्कैन -1, और मैं यहाँ पर आईपी दे देता हूँ अपनी डिफॉल्ट गेटवे की, लेट्स सपोज 0.1। शेड्यूल में हटा दिया मैंने, इसमें पिंग रिमोट होस्ट कर लो आप, ठीक है। यूडीपी आई मीन ज़ाहिर बात है यूडीपी पिंग करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपसे रिस्पॉन्स मिल जाएगा। होस्ट डिस्कवरी में ऐसा कोई नहीं है। पोर्ट स्कैनिंग के अंदर SHWMI ये विंडोज़ के लिए ऑब्वियसली, और ये ऑथेंटिकेटेड स्कैन अगर आपने डाला हुआ है तो तभी ये नेट स्टेट की कमांड जाके चलेगी। सिमिलरली नेट स्टेट की कमांड सिक्योर शेल में भी तभी जाकर चलेगी जब आपने रिमोट मशीन का सिक्योर शेल का पासवर्ड दिया हुआ है। SNMP है, ठीक है। सिन आपने इनेबल कर दी, यूडीपी भी पोर्ट्स भी आपने स्कैनिंग इनेबल कर ली। सर्विस डिस्कवरी के अंदर आपने SSL TLS को आपने इनेबल किया हुआ है, ठीक है। और आइडेंटिटी के अंदर, ठीक है, आपने करेक्ट आइडेंटिटी डेटा फ्रॉम एक्टिव डायरेक्टरी तो AD नहीं है तो फाइन। तो अब मैं इस स्कैन को रन कर देता हूँ मैं, ठीक है, फिल वक्त, ताकि एटलीस्ट मैं आपको कुछ रिजल्ट दिखाऊँ, फिर हम इसको फर्दर भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तमाम इनेबल हैं, फाइन। तो मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के साथ साथ मैंने अगेन इसके अंदर
कोई IP आई गेस टारगेट की दे दी थी, जैसे 0.1 दे दी। अब मैं इसको लॉन्च कर देता हूँ। अब ये इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि अब ये जो डिफरेंट किस्म के स्कैन से रन चेक्स जो है वो रन करेगा। सो इट्स रनिंग। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर CVSS जो है उसका एक जो वर्जन है वो 3.0 यूज कर रहा है, यानी कि जो ये वर्नरेबिलिटी की जो स्कोरिंग करेगा वो CVSS वर्जन 3 को फॉलो करके होगा। अब तो ऐसे बात है, अब ये मे बी दैट वुड बी द लेटेस्ट वर्जन ऑफ CVSS, मे बी इसके बाद भी शायद कोई वर्जन आया हुआ हो CVSS का। ठीक है, तो स्कैन अभी चल रहा है। ठीक है, अब जैसे ही कोई पहली बात है ये होस्ट डिस्कवरी हो गई है, एक होस्ट इसने डिस्कवर कर लिया है। ठीक है, और एक वल्नरेबिलिटी भी है आ गई है, तो वो आपके पास यहाँ पर चार्ट बनता जाएगा वल्नरेबिलिटीज का ना। सही है। कितनी हाई है, कितनी क्रिटिकल है, कितनी हाई है, कितनी मीडियम है, कितनी लो है, कितनी इंफॉर्मेशन। अभी जो वल्नरेबिलिटी आई है वो एक ब्लू कलर की है, और आप लेजेंड में देख सकते हैं ब्लू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर ना। तो इसके अगेन जो लेवल है वो इफ यू सी द चार्ट दैट इज 0, आई गेस इसका स्कोर होगा वो 0 to नन होगा। 0.1 यानी 0 है इसका स्कोर जो ना CVSS के अंदर। बट इट इज अ वल्नरेबिलिटी है, उसने रिपोर्ट किया है, वो उसका जो लेवल है वो 0 है। ठीक है, CVSS स्कोर। अच्छा, अब कुछ और वल्नरेबिलिटी आई है, एक मिक्स आई है, एक लो आई है। ठीक है ना, लो में क्या है, DHCP सर्वर डिटेक्शन। ठीक है, अब ये कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है एक्चुअली। ठीक है, अगेन दिस इज एन इंफॉर्मेशन के रिमोट मशीन के ऊपर DHCP सर्वर चल रहा है, तो इट इज नॉट एक्चुअली वल्नरेबिलिटी, लेकिन यू हैव फाउंड कि इट इज अ ओपन पोर्ट। ये इसके ऊपर पोर्ट नंबर 68 चल रही होगी, जो कि ओपन, सॉरी 67 सर्वर की होती है, 68 क्लाइंट की होती है। DHCP क्लाइंट की पोर्ट होती है 68 और DHCP सर्वर की पोर्ट होती है 67। तो 67 पोर्ट ओपन है, UDP की DHCP जो है वो UDP के ऊपर काम करता है, तो UDP की पोर्ट 67 ओपन है। अब ये डिपेंड करता है कि क्या ये जो DHCP सर्वर चल रहा है इसका वर्जन पुराना तो नहीं है, वर्जन ऑब्सोलीटेड तो नहीं है, या इस वर्जन के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी इटसेल्फ तो नहीं है। तो ये सारा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप इसकी डिटेल देखें तो इसने जो है फर्दर भी हमें इंफॉर्मेशन दी है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ टेक्स्ट को, और ज़्यादा हो गया, हाँ आई गेस दैट्स बेटर। आप देख सकते हैं कि मास्टर DHCP सर्वर, ठीक है, 0 की IP पे चल रहा है। ठीक है, IP एड्रेस जो हमें मिल रहा है वो 118 है। DHCP सर्वर की जो IP है इटसेल्फ वो 0.1 है। नेट मास्क जो वो दे रहा है वो 255.255.255.0 दे रहा है, और जो डिफॉल्ट गेटवे वो पुश कर रहा है वो 0.1 कर रहा है, और जो DNS सर्वर जो पुश कर रहा है वो 0.1 पुश कर रहा है। तो वापस हम आते हैं, तो ये एक इंफॉर्मेशनल लेवल की वल्नरेबिलिटी मतलब यह फाइंडिंग है। मैं पहले मीडियम पे आ जाता हूँ, फिर मैं मिक्स्ड में आऊँगा। ठीक है, मिक्स में आप ये देख सकते हैं। अच्छा, मैं ये HTTP की जो डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज़ हैं, चलो मैं एक ये वेब सर्वर की खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर वो कहता है भाई HTTP सर्वर टाइप वर्जन जो है HTTP सर्वर टाइप एंड वर्जन दिस प्लगइन अटेम्प्ट टू डिटरमाइन। ठीक है, वो कहता है द रिमोट वेब सर्वर टाइप इज राउटर फॉर वेब सर्वर। ठीक है, तो वो आपको जो है वो उसके सर्वर की टाइप बता रहा है। तो ये वल्नरेबिलिटी इसने कहा कि भाई ये वल्नरेबिलिटी है, बट अगेन इसका जो लेवल है वो इंफॉर्मेशनल लेवल है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, दिस अच्छा क्या कहता है भाई, दिस टेस्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट HTTP प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, वर्जन 1.0 चल रहा है HTTP का या 1.1 चल रहा है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि वर्जन 1.1 सपोर्टेड है इसके अंदर। ठीक है, 2 TLS HTTP 2 जो है TLS सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। HTTP क्लियर टेक्स्ट सपोर्ट 2 की भी अवेलेबल नहीं है। SSL सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कीप अलाइव यानी परसिस्टेंट कनेक्शन आपने बनाकर रखना है वो सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। अलाउड ऑप्शंस
ठीक है, अभी मजीद इसकी वो फर्दर डिटेल आ रही है हमारे पास। बैक टू वर्नरेबिलिटीज। तो मैं किसी मीडियम वर्नरेबिलिटी पे आता हूँ, आईपी फॉरवर्डिंग नहीं हुई है, जाहिर सी बात है फायरवॉल यानी एज अ राउटर है तो आप काम कर रही है तो आईपी फॉरवर्डिंग हमने यहाँ पर इनेबल ही होगी। और आई गेस हमने ये आईपी फॉरवर्डिंग खुद से लिनक्स में की भी थी लास्ट एक दो लेक्चर्स के अंदर। यस, जब मैंने आर्क पॉइजनिंग करवाया है तो आपने, आई होप आपने वो लेक्चर अटेंड कर लिया होगा। तो आईपी फॉरवर्डिंग का मतलब ये है कि दिस मशीन और दिस डिवाइस इज वर्किंग एज अ राउटर, वो जो भी पैकेट आएगा वो आगे फॉरवर्ड कर देगा अगर उसके लिए नहीं होगा। ठीक है, तो उसको वो मार्क कर रहा है मीडियम लेवल की वर्नरेबिलिटी, बट वी नो दैट दिस इज अ राउटर so it is supposed to do that, so this is not a vulnerability actually, right? So डीएनएस की बात करते हैं। डीएनएस में वो कहता है भाई कुछ इंफॉर्मेशनल डिटेक्शन हैं जिसमें डीएनएस सर्वर डिटेक्ट हो गया, दैट्स फाइन, डीएनएस सर्वर का वर्जन डिटेक्ट हुआ है। अब देखिए, देख लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डीएनएस सर्वर का जो वर्जन है वो 9.8.34। अब ये आप गूगल कर सकते, और ये बाइंड है, तो आप ये आप गूगल करें या गूगल हैकिंग डेटाबेस यूज करें, ठीक है, या आप cv.org पर जाके आप देखेंगे 9.18.34 जो बाइंड का जो वर्जन है उसमें कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज जो है वो डिस्कवर हुई हुई है। अब आप खुद अंदाजा कर सकते हैं, जैसे वाईफाई राउटर 10 साल 11 साल पुराना है ये, ठीक है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी इस वाले वर्जन में तो आई भी होगी। ठीक है, मैं मीडियम वाली वल्नरेबिलिटी पर क्लिक करता हूँ, लेट्स सी व्हाट इज दैट। डीएनएस सर्वर कैशे स्नूपिंग रिमोट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर ना, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये पढ़े कि भाई ये कैशे स्नूपिंग क्या होती है, ठीक है, और कैशे स्नूपिंग के बाद जो है वो फिर आप ये देखें कि इन्फॉर्म आप इसको किस तरीके से क्या एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, कैशे स्नूपिंग क्या होती है, इसमें लिखा हुआ कि नहीं, जिसमें रिमोट, देखिए कैशे डीएनएस कैशे स्नूपिंग ये होती है कि मेरे वाईफाई राउटर के ऊपर डीएनएस सर्वर चल रहा है, ठीक है, और डीएनएस सर्वर का काम है कि डोमेन नेम को रिजॉल्व करके दे ऑब्वियसली। तो मैंने अपने जितने भी डिवाइसेस हैं मैंने डीएनएस सर्वर ये रखा हुआ है। कैशे स्नूपिंग वर्नेबिलिटी ये होती है कि कोई अटैकर डीएनएस सर्वर को अटैक करके उसका जो कैशे है, ठीक है, उसको समझ लीजिए व्यू कर ले। मतलब ये मैंने बहुत आसान अल्फाज में एक्सप्लेन किया है। मैं अटैकर हूं, मैंने एक रिमोट डीएनएस सर्वर के ऊपर अगर वो कैशे स्नूपिंग वर्नेबिलिटी थी तो मैंने उसका कैशे को व्यू कर ली। कैशे को व्यू करने का फायदा क्या हो, मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये फायदा ये होगा बीइंग एन अटैकर, मुझे ये पता चल जाएगा कि जो जो यूजर इस डीएनएस सर्वर को यूज कर रहे हैं उन्होंने रिसेंटली ये वेबसाइट्स या डोमेन्स एक्सेस किए हैं, तभी ये इस डीएनएस सर्वर के कैशे के अंदर मौजूद है। ठीक है, दिस इज डीएनएस कैशे स्नूपिंग वर्नेबिलिटी। ठीक है, तो कहता है भाई ये वर्नेबिलिटी है। अच्छा ठीक है, तो दिस इज हाउ इट विल वर्क। अभी तक अच्छा ये कुछ और भी डिस्कवर किया इसने, और वो कह रहा है ये एक चैलेंजिंग चीज है। वो कह रहा है भाई ये एक क्रिटिकल वर्नेबिलिटी है 9.8 ड्रॉप बेयर सिक्योर शेल। वो क्या चीज है, ड्रॉप बेयर सिक्योर शेल वर्जन 2 दिस मल्टीपल वर्जन। वो कह रहा है भाई इस वर्जन के अंदर ना पहली बात तो है कि हम लोग लिनक्स के अंदर जो सिक्योर शेल का वर्जन यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर का पैकेज का नाम होता है ओपन एसएसएच। ठीक है, हमारे पास लिनक्स के अंदर, लिनक्स में और बहुत सारी डिवाइसेस के अंदर भी हमारे पास जो सिक्योर शेल, जैसे मैंने अभी भी पुट्टी से लॉगिन किया हुआ है तो मेरे पास काली के अंदर जो सिक्योर शेल चल रहा है उसका पैकेज का नाम है, सॉफ्टवेयर का नाम है ओपन एसएसएच सर्वर। ठीक है, वो ये कह रहा है, इसने ये डिस्कवर किया है कि इस वाईफाई राउटर के अंदर जो सिक्योर शेल का जो वर्जन चल रहा है सॉफ्टवेयर का नाम है वो है ड्रॉप बेयर सिक्योर शेल, और उसका वर्जन 2016 का से भी पुराना पहले का वर्जन है। उसके अंदर मल्टीपल वर्नरेबिलिटीज है और ये आगे उनकी डिटेल भी दे रहा है, डिस्क इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो उसकी रिमीडिएशन भी होगी। सोल्यूशन क्या है भाई, अपग्रेड द ड्रॉप बेयर सिक्योर शेल वर्जन, ये वाला या उसके बाद वाला। ठीक है, तो इसके अंदर वर्नरेबिलिटीज जो है ना, अब आपकी इस वर्नरेबिलिटी की डिटेल्स हैं एज सच जो है वो जहाँ पर उसने कुछ दी हुई है कि इसके अंदर कौन कौन से फ्लॉज या कौन कौन सी वर्नरेबिलिटीज जो है वो
मौजूद हैं। ठीक है, मजीद आप इसकी इंफॉर्मेशन गूगल से या सीवी की। जी। हम्म। देखिए, इसके अंदर आपको जो थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन जो है ना, दो लेवल के ऊपर आप कर सकते हैं। एक तो ये कि जो आप स्कैन के जो टेम्पलेट सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम सिंपल बहुत बेसिक किस्म की हमने स्कैनिंग परफॉर्म कर रहे हैं। मैं अगर माई स्कैन पर आता हूँ और मैं एक न्यू स्कैन यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब न्यू स्कैन जो आपने ओपन किया है ना, तो सबसे पहले आप ये देख लें कि उस स्कैन के अंदर एडवांस डायनेमिक, अभी आपने एडवांस स्कैन चलाया है, ठीक है। तो एडवांस स्कैन के अंदर कौन कौन से प्लगइन्स आपने इनेबल किए हुए हैं, और जो स्कैन की जो अपनी सेटिंग्स है वो क्या कहती हैं, ठीक है। तो एक तो आप इस तरीके से फाइन ट्यून कर सकते हैं। तो दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि कुछ इंफॉर्मेशन आपको खुद जो है वो एनालाइज करनी पड़ेगी, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं। जैसे अभी हमने ये, मैं वापस अगर यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर तो इसने 24 वल्नरेबिलिटीज निकाल दी हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 29, सॉरी, हाँ, टोटल 29 है। नहीं नहीं, 29, और अब जितने भी हैं देखें, ये इंफॉर्मेशनल लेवल की 29 वर्नरेबिलिटीज हैं। तो ऑब्वियसली इसमें से बहुत सारे जो है ना रिडंडेंट और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी आ रही है। अब यहाँ पर अगर मैं इस वर्नरेबिलिटी पर क्लिक करूँ, टारगेट क्रेडेंशियल स्टेटस बाय ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, नो क्रेडेंशियल्स प्रोवाइडेड। अब ये इंफॉर्मेशन लेवल की वर्नरेबिलिटी, वी हैव टू बाईपास इट, ठीक है। तो इस तरह एडमिन का जो थोड़ा सा, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर का जो थोड़ा सा जो टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा यूज होगा। इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो यही है कि जो अ, आप इसको जो स्कैन की जो सेटिंग्स हैं आप उसको ऑप्टिमाइज करें, खासतौर पर प्लगइन्स को, ठीक है। क्योंकि आप जितने ज़्यादा प्लगइन्स आप यूज़ करेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से मुमकिन है कि आपके पास जो है वो वल्नरेबिलिटीज ऐसी भी आए जो कि फॉल्स पॉजिटिव बन रही हो। जैसे कि अभी वो कह रहा है कि इसके अंदर ओएस है इप्सन स्टाइलस प्रिंटर, ये भी हो सकता है। लिंक्सेस वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ये भी हो सकता है। ओरेकल इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड लाइट आउट मैनेजर। अब ये आप देख सकते हैं कि आप, अब ये एक वाईफाई राउटर है, इसके अंदर कोई फर्मवेयर ही होगा, लेकिन इनमें से पहला वाला ऑप्शन भी गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। लिंक्सेस का वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ये कोई ऑप्शन हो सकता है कि जो ये फर्मवेयर यूज कर रहा है वो पीछे लिंक्सेस का फर्मवेयर हो। तो आपको थोड़ी सी डोमेन नॉलेज को यूज करते हुए थोड़ा सा फिल्टर आउट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं फिर भी देख लूंगा एज सच। अगर कोई खास वनर ऐसी कोई इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस की कोई गाइड मिली निशिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाउ टू रिड्यूस ए फॉल्स पॉजिटिव, तो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस, या मैं बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। जी। हम्म। 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 इसमें देखें, इस, हाँ, इसमें ये है कि जैसे आप यहाँ पर वेब एप्लीकेशन के टेस्ट में अभी रन नहीं कर रहा, अभी बस मैं बस क्लोजर की तरफ जा रहा हूँ, और आपकी जो क्यूरीज वगैरह हैं हम उसकी तरफ लेकर चलेंगे। लेकिन आप ये देखें कि अगर इसका पेड वर्जन है, तो अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट करना है, राउटर की कॉन्फ़िग को ऑडिट करना है, या फायरवॉल की कॉन्फ़िग को ऑडिट करना है, तो आपने यहाँ पे चेक कर इनेबल करना होगा। अगर आपने पीसीआई की कंप्लायंस निकालनी है, ठीक है, तो आपको इस वाले स्कैन को रन करना होगा। अगर आपने लेट सपोज अपनी पॉलिसी की कंप्लायंस निकालनी है, तो आपने इसको रन करना होगा। तो ये टूल जो है वो पेड लेवल के ऊपर, तो ऐसी बात है। देखिए एनमैप का मसला क्या है, एनमैप के अंदर
प्लगइन्स वाली बात तो आज भी रह गई, वो रिकॉर्ड ही करनी पड़ेगी, ठीक है, मुझे वो लेक्चर। लेकिन जाहिर सी बात है, नॉट एवरीवन विल यूज एनमैप। खास तौर पर जब आप कॉर्पोरेट में बैठे हुए होंगे तो आप एनमैप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप किसी रिपोर्ट देंगे तो अगेन बात ही आएगी कि रिपोर्ट कितनी फैंसी है और कौन सा टूल से जनरेट हुई है। जब आप मैनेजमेंट को रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे, वो एनमैप इज अगेन ओपन सोर्स, ऑल्दो निसेस का मुझे अगेन कंफर्म नहीं है। रैपिड 7 नेक्सपोज जो है वो एनमैप पीछे से यूज करते हैं, आई बिलीव ये भी इसी तरह यूज करता होगा एनमैप को डिस्कवरी वगैरह के लिए। और बहुत सारे स्कैन जो है, जो स्क्रिप्ट वाले स्कैन हैं स्क्रिप्टिंग इंजन के, वो हो सकता है एनमैप ही पीछे चलता हो, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट जो है अगेन एज एन अटैकर या आप एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, तो उस वक्त तक तो ठीक है कि आप उस फ्री वाले टूल के ऊपर रिलाय करें, क्योंकि आपसे कोई पूछ नहीं रहा, क्योंकि आपको पता है कि एनमैप की जो आपने खुद मैनुअल स्कैनिंग की है या मैनुअल आपने स्क्रिप्ट रन की है, तो उसका रिजल्ट वाकई जो वही आया है। लेकिन प्रेजेंटिंग टू अवर मैनेजमेंट सिटिंग इन बिग रूम्स इन द कॉन्फ्रेंस हॉल और वेयरिंग सूट बूट्स एंड टाइज, और उनको कन्विंस करना तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। और मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं ये जरा ना ये चार्जर लगा उसको मैं बंद करूँ काफी देर तक ना, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मीनवाइल यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। जी प्लीज, अपने क्वेश्चन आप पे कोई भी क्यूरीज वगैरह है तो आप पूछ लें। यस बिलाल, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? मैं आई गेस कुछ अगर जब आपके ऑफ क्वेश्चंस हो तो वो हम ऑफलाइन भी ले सकते हैं, वरना फिर रिकॉर्डिंग को फिर मैं पहले बंद कर दूंगा जो आप डिस्कस कर रहे थे शुरू में। आप पूछ लें, बिलाल आई गेस शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं या अवेलेबल हैं, आई डोंट नो। जी हम्म, हम्म, ठीक है, मैं समझ गया। हाँ, असल में ये सवाल आपका था, ये थोड़ा सा थ्योरी वाला सवाल था। असल में देखिए इसमें बात क्या है, बात ये है इसमें कि पहली बात तो है कि आपकी जो पासवर्ड की लेंथ है वो कितनी है, नंबर एक, ठीक है। नंबर टू जो है वो पासवर्ड के अंदर अल्फा न्यूमेरिक कीज कितनी है, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर कितने हैं। अमूमन रिकमेंडेड ये होता है कि आपके पास विंडोज का जो पासवर्ड है क्लाइंट वाला, वो 14 कैरेक्टर से ऊपर का होना चाहिए, और जो सर्वर है, विंडोज सर्वर के एडमिन है आप अगर, तो 17-18 आई गेस कैरेक्टर से ऊपर होना चाहिए। ये आपको CIS की बेंचमार्क्स हैं, उससे मिल जाएगा। लेकिन लेट्स सपोज आपने अगर 15 करेक्टर का पासवर्ड रखा है और वो सिंपल ABCD है, हेलो माय नेम इज पापा वट एवर, तो वो ऑब्वियसली फॉरेन ब्रेक होगा। तो इसमें पासवर्ड की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, नंबर एक, यानी पासवर्ड की लेंथ कितनी है, पासवर्ड के अंदर अल्फा न्यूमेरिक कितने हैं, कैप्स कितने हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स कितने हैं, अल्फा न्यूमेरिक कितने हैं, प्लस फिर तीसरे नंबर पर जो चीज आती है वो ये आती है, पासवर्ड जो स्टोर हो रहा है, ठीक है ना, वो किस फॉर्म में है, वो सॉल्टेड है या नॉन सॉल्टेड है। पासवर्ड के ऊपर हम, क्रैकिंग के ऊपर हम कंप्लीट लेक्चर है हमारे पास, ठीक है, लेकिन आपके सवाल के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इसके लिए अब कोई देखिए, अगर मेरे लैपटॉप से अगर करने बैठेंगे तो हो सकता है 20 साल लग जाए, हो सकता है 40 साल लग जाए, अगर आप हैश को ब्रेक कर रहे हैं। अब देखिए पासवर्ड में ब्रेकिंग के भी डिफरेंट टेक्निक्स है ना। एक तो टेक्निक ये है कि आप
वेबसाइट के ऊपर हिट किए जा रहे हैं। आप हर दफ़ा एक न्यू पोस्ट की रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं और उसके अंदर नया कोई पासवर्ड डालते हैं और वो हिट करते हैं, ट्राई करते हैं भाई पासवर्ड लग गया नहीं लग गया। अब ये एक अनएफिशिएंट टेक्निक है। ऑब्वियसली आपके पास टूल्स लगे हुए होते हैं और आपको पता चल जाता है कि भाई कोई बंदा ब्रूट फोर्स अटैक कर रहा है ऑथेंटिकेशन के ऊपर ना, तो आप सिंपल वो फिर आईपी वाईपी ब्लॉक कर देते हैं। बात सारी ये आती है अमूमन जो आप कहते हैं ना हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर। अभी आप कैप्चर कर लें पासवर्ड के जो हैशेज हैं, ठीक है ना, और जब आपके पास क्वांटम कंप्यूटर होंगे तो उस वक्त डिक्रिप्ट कर लीजिएगा। तो आपके पास कंप्यूटेशन पावर कितनी है, इसके ऊपर भी बात आती है ना। तो इसका थ्योरेटिकल जवाब है कि भाई वो आपको मिल भी जाएगा कि जी पासवर्ड अगर लेट सपोज SHA-256 या SHA-512 का हैश बना हुआ है और जो अटैकर है उसके पास ये वाले जीपीयू है, तो फिर इतने ईयर्स लगेंगे उसके ब्रेक करने में। लेकिन इसका प्रैक्टिकल जवाब नहीं है कोई, मतलब प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा, थ्योरी आपको मिल जाएगी। वो अगर वो डिपेंड करेगा पासवर्ड या उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, वो हैश है, वो हैश के ऊपर डिपेंड करेगा। जी। हम्म, हम्म, देखिए जी बिल्कुल। एनमैप में देखिए एनमैप क्या करेगा, सबसे पहले आपको पोर्ट डिस्कवर करके देगा। अभी ध्यान जैसे मुझे माइक्रोसॉफ्ट माइस्क्ल की पोर्ट तो याद है 3306। एसक्यूएल सर्वर की को 1300 के करीब होती थी पोर्ट, जो मुझे याद है, ठीक है ना। अच्छा, ऑरेकल की पोर्ट का मुझे याद नहीं है स्टॉक। तो एनमैप क्या करेगा, सबसे पहले वो आपको पोर्ट डिस्कवर करके देगा, फिर वो आपको सर्विस डिस्कवर करके देगा, फिर वो आपको जब सर्विस डिस्कवर करके देगा तो आप फिर एनमैप के अंदर स्क्रिप्टिंग इंजन के जरिए से आप कोई इंजन स्क्रिप्ट यूज करेंगे और आप सर्विस का एक्चुअल वर्जन नंबर डिस्कवर कर लेंगे, ठीक है ना। और वर्जन नंबर डिस्कवर करने के बाद फिर आप देखें एनमैप डेटाबेस को यूज करने के लिए, डेटाबेस को एक्सप्लोर करने के लिए अब दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये होगा कि भाई आप उस वर्जन के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी को डिस्कवर करें। जैसे अभी हमने देखा कि ये ड्रॉप वेयर सिक्योर शेल का वर्जन चल रहा है जो कह रहा है जो इसके अंदर ये वीक ये वर्नेबल है, ठीक है ना। जो एसक्यूएल इंजेक्शन वाली जो बात है ना, वो आप करेंगे एप्लीकेशन लेयर के जरिए से, ठीक है ना। आपकी एप्लीकेशन इज अ फ्रंट एंड ना, और वो एप्लीकेशन आपकी बात कर रही है डेटाबेस से, ठीक है। तो उस एप्लीकेशन के अंदर अगर आपने एसक्यूएल इंजेक्शन को कैटर नहीं किया तो वो वहां से आप डेटा को निकाल सकते हैं, और फिर डिपेंड करता है कि वो किस लेवल की इंजेक्शन की पॉसिबिलिटी है कि आप डेटा को करप्ट भी कर सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं, या आप आर्बिट्ररी स्क्रिप्ट को चलाकर पूरे डेटा को उड़ा भी सकते हैं। और एनमैप को यूज करके आप मैक्स लेवल के ऊपर ये कर सकते हैं कि आपको एक्सप्लॉइट रन कर दें, और वो एक्सप्लॉइट किसी माइस्क्ल या एसक्यूएल सर्वर की वर्जन की वल्नरेबिलिटी को ब्रीच करें, उसको यूज करके हिट करें। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, देखिए वो अटैक तो डिपेंड कर वो अटैक तो डिपेंड करता है कि आप अटैक आपने किस तरह का परफॉर्म किया है। देखिए अमूमन आपको पता है कि डेटाबेस सर्वर्स जो है ना वो एक्सपोज तो होते नहीं है, ठीक है ना। वो बैकएंड में पड़े हुए होते हैं और आपकी एप्लीकेशन जो है वो डेटाबेस सर्वर से कम्युनिकेट कर रही होती है, या इवन बीच में भी कोई मिडिलवेयर होती है। लेकिन लेट सपोज अगर किसी ने अपना डेटाबेस सर्वर को एक्सपोज करके रखा हुआ है, ठीक है ना, तो आप उसके ऊपर डी डॉस या डी डॉस अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए वही तरीकाकार वो ये है कि या तो आप अपनी मशीन से ही उस पोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कनेक्शन बनाएं, तो वो अगेन वो होगा कि अगर फायरवॉल लगी हुई है तो फायरवॉल ब्लॉक कर देगी कुछ देर के बाद, या आप बॉटनेट बनाकर आप अटैक करें तो डॉस अटैक पॉसिबल है, तो सर्विस अवेलेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। या दूसरा अटैक ये हो सकता है कि भाई आप ये चाह रहे हैं कि
ऑथेंटिकेशन, आपको कोई वल्नरेबिलिटी मिल गई है उस सर्वर के अंदर, तो आप उस वल्नरेबिलिटी का कोई एक्सप्लॉइट रन करना चाह रहे हैं। जैसे कि अभी हम इंशाल्लाह अग्री या उसका अग्री नोसिस के अंदर मेटा एक्सप्लॉइटेबल, स्क्रीन मैंने बंद कर दिया आई गेस, मेटा एक्सप्लॉइटेबल और इस तरह की जो पर्पसली बिल्ड वीक मशीन्स हैं, हम इनके ऊपर जो ओपन सर्विसेज हैं हम उनको एक्सप्लॉइट करके देखेंगे। ठीक है, कि उनके, अब वो डिपेंड करता है कि वो कितनी क्रिटिकल लेवल की वल्नरेबिलिटी है। बाज दफा तो ऐसा होता है कि आपको पूरे पूरे रिमोट सर्वर का शेल मिल जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? देखिए, एंड में पोर्ट स्कैन तो डेफिनेटली कर देगा ना। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि क्या अगर आपने नेक्स्ट लेवल पर जाना है तो उसकी स्क्रिप्ट ढूंढनी पड़ेगी, या आपको उसकी स्क्रिप्ट पाइथन वगैरह के अंदर खुद बनानी पड़ेगी। अगर आपने कोई, पता चल गया कि अभी उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी, या अगर आपने उसको एक्सप्लॉइट करना है, नहीं कि आपको फिर नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा, एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट की तरफ बात, यानी कि लेडर में थर्ड फोर्थ लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा, अगर आपने खुद से कोई अपना एक्सप्लॉइट किया। जी। एनमैप में, हाँ, अगर आप एनमैप के हवाले से बात कर रहे हैं तो एनमैप के अंदर देखिए, मैंने अभी शेयर कॉपी भी किया था वो पाथ, वो मैं रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा ऑब्वियसली। वहां पर पूरे कुछ 600 के करीब बिल्ट इन प्लगइन्स मौजूद हैं। ठीक है ना, जो आप यूज कर सकते हैं, और पेड भी इनके जो है प्लगइन्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पर कोई हजारों की तादाद में आपको मैंने अभी प्लगइन्स दिखाए थे, बिल्कुल इस तरीके से एनमैप की जो स्क्रिप्ट्स हैं वो 600-700 तो कारी के अंदर मौजूद है। ठीक है, और पेड भी स्क्रिप्ट मिल जाती हैं। तो डिपेंड ये करता है कि आपको क्या वो ब्रीच, यानी कि क्या वो वल्नरेबिलिटी मिली है, और क्या उस वल्नरेबिलिटी का एक्सप्लॉइट, यानी वो स्क्रिप्ट मिल गई है तो फिर तो आप कॉम्प्रोमाइज कर देंगे उसको। लेकिन अगर आपको वल्नरेबिलिटी मिल गई है लेकिन एक्सप्लॉइट नहीं मिला, तो फिर आपको पता है कि भाई दिस इज अ वल्नरेबिलिटी, इसकी वजह से ये कभी भी एक्सप्लॉइट हो सकती है, लेकिन यू डोंट हैव द एक्सप्लॉइट, लेकिन उसके पेड एक्सप्लॉइट नेक्स्ट पोज वगैरह के अंदर मौजूद हैं। बाकी आपका एक सवाल था बर्ब सूट के हवाले से, तो वो मैंने ड्यूरिंग द लेक्चर भी डिस्कस कर लिया कि हम, कोशिश हमारी यही होगी कि हम बर्ब सूट को मैनुअल पेनिट्रेशन टेस्टिंग में यूज़ कर लें, क्योंकि ऑटोमेटिक में तो जाहिर सी बात है अपने टूल को चलाना है, जैसे नेसिस को हमने चलाया है अभी। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है वेब एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि एप्लीकेशन कस्टम बिल्ड होती हैं, इनके लॉगिन पेज ढूंढना पड़ता है, वो लॉगिन पेज के ऊपर पास जो ऑथेंटिकेशन है वो कैसे हो रही है, प्लेन हो रही है या हैश बेस हो रही है, कैसे हो रही है, थोड़ा सा एफर्ट लग जाती है टूल के जरिए से भी। लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि जैप के साथ मैं आपको बर्ब सूट के ऊपर भी एक लेक्चर एटलीस्ट करा दूं, है ना। अ, यार, वो मैंने वीडियो मोबाइल में ही देखी थी। ठीक है ना, तो मुझे कोई बहुत डिटेल में वो वीडियो समझ में नहीं आई थी, लेकिन ऑब्वियसली एपीआई तो अगर आपने एक्सपोज की भी हैं थर्ड पार्टी के लिए, तो वो एपीआई तो पब्लिकली अवेलेबल हो गए ना एक किस्म की। फिर एपीआई सिक्योरिटी पूरा एक अलग टॉपिक है जो कि एप्लीकेशन सिक्योरिटी के साथ ही अब आता है। ठीक है, तो कि आपने जो एपीआई बनाई हुई है वो कितनी सिक्योर है। ठीक है, तो वो पूरा एक अलग टॉपिक है। तो ऑब्वियसली अगर एपीआई का एक्सेस आपको मिल गया है, जैसे फायरवॉल की बात कर लें, पालो की बात कर लें, तो ये भी अपनी एपीआई देते हैं। ठीक है, और सिस्को की वाले भी, फोर्टीनेट वाले भी अपनी एपीआई एक्सपोज करते हैं। ठीक है, तो वो एपीआई कितनी सिक्योर है। अब एपीआई एक्सपोज होना इज इज नॉट
वल्नरेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि एपीआई एक्सपोज होने का मतलब ये है कि आपने पर्पसली आपने खुद एपीआई एक्सपोज की है ना। इट इज लाइक जिस तरह आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं और उस वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल पेजेस आप बनाते हैं ताकि यूजर्स आकर आपकी वेबसाइट को एक्सेस करें। बिल्कुल इस तरीके से अगर आपने खुद से एपीआईज को एक्सपोज किया हुआ है और आप कोई थर्ड पार्टी को या थर्ड पार्टी यूजर्स को या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनके लिए तो आपने एपीआई एक्सपोज की भी होंगी। तो बात सारी ये है कि एपीआई एक्सपोज की करने के बाद वो एपीआई इटसेल्फ कितनी सिक्योर है। जैसे कि अभी हम एक जो एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे थे क्लाइंट के लिए, उसमें हमने वो कौन सा ये विमियो, ठीक है ना, अब हमने विमियो यूज किया है। तो विमियो की हमने पहले सब्सक्रिप्शन ली है और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जो है उसने हमें एक एपीआई की दी है और उस एपीआई की मदद से हम एपीआई को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल हालत के अंदर तो अमूमन कोई सर्विस प्रोवाइडर जो है अपनी एपीआई को एक्सपोज नहीं करता अनलेस उसने पब्लिकली खुद से एपीआई एक्सपोज नहीं की हुई। तो कौन से है बिल्कुल। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो यार ऐसी साइट तो आप देखें, ऐसी साइट देखें मैं आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, बात सारी है कि ये जो जैप है ये तो जैप ओपन सोर्स यही प्रॉक्सी स्कैनर वेब एप्लीकेशन स्कैनर है। और ये हमने आगे जैसे मैं डिस्कस अभी बताया भी था, बर्ब के साथ एक्यूनेटिक्स के बजाय हम जैप को यूज़ कर लेंगे तो जैप ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल आपको फीड स्पून मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल का हो, लेकिन जैप को यूज़ करने के लिए भी आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट की कुछ नॉलेज और सिक्योरिटी की नॉलेज चाहिए कि भाई कहाँ पर आपने जो है किस तरीके से एपीआई की को निकालना है। और वो फिर चार से पता जैसे स्कैनर, इट इज़ अ स्कैनर, इट इज़ अ वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी स्कैनर जिस तरह नेसेस है। नेसेस ने अभी हमें बताया कि भाई ये वल्नरेबिलिटी है इस सर्विस के अंदर। बिल्कुल इस तरीके से जब हम ज़ैप को रन करेंगे तो ज़ैप भी हमें बताएगा कि भाई इस वेब एप्लीकेशन के अंदर ये वल्नरेबिलिटी है। फिर अगला स्टेप क्या होगा कि उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किस तरह करना है, वो नेक्स्ट स्टेप होगा। बिल्कुल। ठीक है, चलें। चलें बिलाल, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सही सही। चलें ठीक है। चलें, थैंक यू। इंशाल्लाह थर्सडे को मिल। जी जी बोलें। जी इंशाल्लाह थर्सडे को हम मिलते हैं, ठीक है। ओके। थैंक यू।